आ गया? किसी को डायमेंशन निकालने नहीं आ रहा? सीरियसली ये क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में। डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, किसी का भी डायमेंशन पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन देंगे। लास्ट ईयर क्या था? लास्ट ईयर में भूल गया। डायमेंशन कैसे कोई भूल सकता है निकालना? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आई माइनस 1, नहीं रॉन्ग है, टी माइनस 3 आएगा, दैट्स राइट। अब कैसे निकाले डायमेंशन? अच्छा, कितने लोग ट्राई कर रहे हैं डायमेंशन निकालने का पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूजिंग v इज इक्वल टू आई आर? देखो, अगर v इज इक्वल टू आई आर से करोगे तो और भी बहुत टाइम लग जाएगा। सो इफ यू रिमेंबर yesterday I discussed what is the general formula to calculate potential difference, w by q। तो अगर तुम w by q करोगे तो इससे इजीली निकल जाएगा। देखो q का मतलब क्या होता है? चार्ज। कैन आई से w will nothing but be upon it because I is equal to q by t। तो q कितना हो जाएगा? it। I तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और t भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क का निकालना है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट आती है इन टर्म्स ऑफ kg मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा I और सेकंड। अब kg कितना है? मास है, तो ये कितना हो जाएगा? m1 मीटर स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? L2 पर सेकेंड, और सेकेंड कितना हो जाएगा? s रेस टू -3, तो ये कितना हो जाएगा? t रेस टू -3, और ये कितना हो जाएगा? I रेस टू -1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। किसको इसको नहीं आता है निकालने? कोई बोल रहा है सर लास्ट ईयर क्या था, ये कैसे भूल गया तू? हाँ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं गाइस सीटी में भी। बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखाओ। ये मैंने बहुत सिंपल दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, वो तुमको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दे सकते हैं। जैसे बोलेंगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पढ़ा है ना ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में। निकाल के बता सकते हो क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? उसके लिए पहले फॉर्मूला आना चाहिए। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? अच्छा सिंबल तो बता दो क्या यूज करते हैं। सिंबल क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? बोल दो, अब ये भी लास्ट ईयर पढ़ा था। हाँ, क्या होता है सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का? नीटा। नीटा का फॉर्मूला क्या होता है? विस्कस फोर्स अपॉन एरिया, और क्या होता है? dv बाय dx। dv बाय dx को क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी ग्रेडियंट। आप निकाल सकते हो उसका डायमेंशंस? दिखा दो निकाल के क्या होगा डायमेंशंस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। गाइस ये सब आना चाहिए अभी। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कितनी बार, 4 मार्क के लिए। अगर इसकी ऐसा यूनिट पता है तो डायमेंशंस भी आ जाएगा। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की? भाई फोर्स की क्या होगी? न्यूटन। एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। dv बाई dx मतलब ये क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, और ऊपर के नीचे क्या होगी? मीटर, बराबर ना? तो भाई मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यस और नो? पर सेकेंड को हम ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। दिख नहीं रहा है? ठीक है, तो dv बाई dx इज मीटर पर सेकेंड ना, तो ये पर सेकेंड और ये भी क्या है? मीटर है, तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया राइट। सेकेंड ऊपर चले जाएगा राइट, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसको डायमेंशन में डाल दूँ। न्यूटन तो पता है क्या होता है? फोर्स है ना। उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेकेंड और मीटर पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, निकालो डायमेंशंस। गाइस ये सब बेसिक है, ये सब आना चाहिए। न्यूटन की तो हो गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया m1 और हो गया L1, तो L -1 होगा। -2 कैसे हुआ? है ना? L -1 होगा ना? L -1 होगा। m-1 L -1 एंड
t माइनस वन कैसे होगा, t रेस टू 1 होगा ना। हाँ फोर्स का t स्क्वायर बराबर, तो कितना होएगा -1, तो t माइनस वन l माइनस वन एंड m1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है चलो, तो अभी करो बेसिक्स, कब करोगे पता नहीं, फन करो। ओके तो ये सब भी ज़रूरत नहीं है अभी। ओके नाउ कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्मिनल वोल्टेज? टर्मिनल वोल्टेज क्या होता था, ये मैंने कल ही करवाया था। वर्क डन मूविंग द चार्ज आउटसाइड द सेल। और ईएमएफ क्या होता था? वर्क डन मूविंग द चार्ज इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल। बराबर है, ये हमने कल किया था राइट। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक और ये बात करते हैं। कभी देखा ही अरेंजमेंट करे, क्या बोलते हैं इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज। आई थिंक ये शायद प्रैक्टिकल्स में करवाया है कॉलेज में, नहीं तो हाउ कम कल मेरे को कल वाले कैपेसिटेंस में किया है। ठीक है, तो दैट मीन्स इफ़ यू रिप्लेस रेजिस्टेंस विद कैपेसिटेंस, उसका वर्किंग क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाना है। सो यू हैव टू बेसिकली टेक एन अरेंजमेंट ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। दिख रहा है यहाँ पे ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल जहाँ पे यू विल हैव 4 रेजिस्टेंसेस। अच्छा मैंने नाम दिया रेजिस्टेंस को PQRS। ठीक है, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। सो आउट ऑफ दीज 4 रेजिस्टेंसेस एक की वैल्यू नहीं दी होगी। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूजिंग अ व्हीटस्टोन ब्रिज? वी हैव टू बेसिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या होगा फंक्शन? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस निकालना है मुझे। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने ले लेता हूँ Q इज एन अननोन रेजिस्टेंस, तो मुझे P, S और R की वैल्यू क्या है पता है मुझे। ठीक है, now you can clearly see in the diagram that I have also used one gallonmeter between points A and C। दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, do you know what is the function of gallonmeter? To measure the resistance, direction of current, partially correct। मैग्नीट्यूड को चेक करने के लिए we use ammeter, right? Though gallonmeter also measures current, but it measures a very small magnitude of current। मिली एम्पियर का करंट होगा तो वो मेजर करेगा। अगर करंट मिली एम्पियर के ऊपर हो जाएगा तो गैलोमीटर बिकम्स इनइफेक्टिव। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर। भाई गैलोमीटर का फंक्शन क्या होता है, ये तुम स्कूल लेवल से कर रहे हो यार, मैं बताता हूँ उसका फंक्शन क्या होता है। इफ़ यू रिमेंबर वी समटाइम्स ऑल्सो कॉल गैलोमीटर एज सेंसिटिव गैलोमीटर। सेंसिटिव मतलब ये होता है कि दिस गैलोमीटर बेसिकली विल टेल अस whether current is flowing in the circuit or not. So it will detect the presence of current in the circuit। क्या करेगा वो, detect the presence of current in the circuit। अगर सर्किट में थोड़ा भी करंट होगा तो this gallmeter will show deflection। गैलोमीटर देखा है कभी, बीच में एक पॉइंटर होता है 0 मार्क में, ठीक है, तो वो डिफ्लेक्ट होगा either towards right or towards left। पार्शियली करेक्ट, अब इसने यही बोला कि it will also show the direction of the current। तो वो अगर सपोज it deflects towards right, मतलब वो क्या इंडिकेट कर रहा है, the direction of current is from right to left। अगर वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट करेगा मतलब डायरेक्शन करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रहा है? इट कैन ऑल्सो मेजर करंट, बट इट कैन मेजर अ वेरी स्मॉल मैग्नेट ऑफ करंट अप टू व्हाट, मिली एम्पियर्स। मिली एम्पियर के बाद वो करंट मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये गैलोमीटर का फंक्शन हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने देखो सर्किट में इफ यू कैन सी बी पॉइंट्स B एंड D, दे आर कैन आई से दे आर डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स। क्या है ये क्वाड्रिलैटरल में डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट, जिसके बीच में मैंने क्या कनेक्ट किया है, एक सेल, इसको सेल बोलेंगे, बैटरी नहीं बोलेंगे, एक सेल एंड अ की। अच्छा ये की अभी ऑफ पोजीशन में, ऑन पोजीशन में, दिस इज ऑफ पोजीशन, तो मैंने अब क्या किया, डॉट किया, मतलब ये क्या हो गई, ऑन हो गई है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस। डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशन करंट कहाँ से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। सो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, लेट्स से करंट I, तो यहाँ से ये करंट भी यहाँ तक गया। सो टिल नाउ द करंट इज स्टेडी करंट, I की वैल्यू क्या है, सेम है, स्टेडी करंट है। Now as soon as the current I enters, what do we call this point? Junction। As soon as the current enters this junction, can I say current will divide? एक करंट यहाँ पे जाएगा और एक करंट यहाँ पे जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं, let's say we'll call this current as I1 और उसको बोलेंगे I2। ठीक है, now this current will continue its journey from B to A, ऐसा करंट जाएगा और सडनली यहाँ पहुँचेगा A पे। Again what will happen at A? A is also what? A junction। तो अब A पे भी क्या होगा, करंट डिवाइड होगा। लेट्स से जो करंट जा रहा है, अच्छा व्हाट डू वी कॉल दिस, ब्रांच, करेक्ट। तो इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है, लेट्स कॉल दिस एज IG। IG मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू द गैलोमीटर। तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे IG चला गया, तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, I3। व्हाई शुड आई यूज अनदर वेरिएबल? रिमेंबर KVL यूज करके वी हैव टू यूज साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमको 2 वेरिएबल रखना है, 3 वेरिएबल क्यों बनाना है? तो क्या हो जाएगा ये, करेक्ट, क्या हो जाएगा ये
I1 माइनस IG। कैसे आया ये? KCL। क्या लगाया हमने? KCL। I1 is the current flowing toward the junction, IG is the current flowing away from the junction, and the current in this branch is also flowing away। तो अवे को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसको x ले लो, x प्लस IG इज इक्वल टू वॉट? I1। तो x कितना हो गया? I1 माइनस IG। तो ये करंट ऐसे जाएगा, ये करंट यहाँ तक जाएगा और ये करंट यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे अभी भी क्या है? IG है। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा गाइस? करेक्ट। कितना हो जाएगा? I2 प्लस IG। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन, करंट मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो कितना हो जाएगा ये? I2 प्लस IG। I2 प्लस IG। तो अब यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा टोटल? I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? I। यस और नो? तो ये फिर से करंट क्या हो गया? I हो गया। यहाँ से करंट गया यहाँ पे। इस तरीके से सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नाउ आई वांट टू मेक एन इक्वेशन। ठीक है, सो इफ यू कैन सी दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, कैन आई से यहाँ पे आई हैव हाउ मेनी लूप्स? 3 लूप्स हो सकती है, पर मुझे I1 I2 की वैल्यू निकालनी, तो आई कैन यूज ओनली 2 लूप्स। तो कौन सी लूप यूज करूंगा? ABCA, और दूसरी क्या यूज करूंगा? ACDA। इससे मुझे क्या मिल जाएंगे? 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज पहले इसको नीटली बनाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद अप्लाई KVL ऑन योर ओन फ्रॉम ABCD और एक है ACDA। ये 2 लूप में लगाना है KVL। स्टार्ट। ओके, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टिल मेक एन इक्वेशन यूजिंग KVL, just look at the board एक बार। ठीक है, so suppose if I trace this in clockwise direction, so you can see here direction of tracing of loop is clockwise and this is opposite, right? So this will become what? I2 into S. S is the resistance here. Yes. Then the direction of I1 in tracing of the loop is still same. So this will become what? Minus I1P, and the tracing of the loop and direction of IG is still same. This will become what? Minus IG into capital G is equal to what? 0. समझ में आया अभी? अब सेकेंड लूप में लगाओ। सेकेंड लूप में अगेन आई विल ट्रेस दिस लूप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। सो डायरेक्शन ऑफ IG and this is opposite. This will become IG into G plus. Then direction of I1 minus IG and tracing of loop is same. This will become minus I1 minus IG into Q. And then direction of I2 and IG is what? Opposite. So this will become plus I2 plus IG equal into R equal to 0. ये तुम्हारी 2 इक्वेशन आ गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? These are the 2 equations you will get. Okay, now by looking at this equation, don't you think it is little bit complex? बहुत सारे वेरिएबल्स हैं ना इसमें, I1, IG, I2, G। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज अब कैसे काम करेगा वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा इसके पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास में जब मैं बताता हूँ दूसरे बच्चों को, लोगों को समझ नहीं आता है चीज़। मुझे बताओ, सपोज यू हैव अ सर्किट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 5 वोल्ट है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द potential difference across 2 ohm in this case? What is the potential difference across 2 ohm in this case? 10 volt. हाँ 5 volt पक्का? 5 volt? 5 volt होगा? 5 volt होगा? क्या होगा? 5 वोल्ट यहाँ पे है, 5 वोल्ट यहाँ पे है। करंट फ्लो कैसे होगा? करंट कब फ्लो होता है? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, यहाँ पे सेम है पोटेंशियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल। पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अगर पोटेंशियल ही सेम है तो यहाँ पे करंट कितना होगा भाई? 0 होगा। अब अगर करंट ही 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा भाई? 0 होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो करंट कब फ्लो नहीं होता है? व्हेन यू हैव अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों साइड अगर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। बस अब हमको यही याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी। नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर। नाउ आई विल कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ P, S and R बिकॉज Q इज अननोन रेजिस्टेंस। इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसको तो मैं चेंज नहीं करूँगा। आई विल कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ P, S, R till the potential at point A and potential at point C becomes what? Exactly same. जैसे ही potential at point A and potential at point C becomes equal, can I say current flowing in this branch will become 0? Yes or no?
यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, तो यहाँ पे करंट क्या हो गया, जीरो हो गया. When you get this condition when there is no current flowing through this branch, we call this condition as balance condition. क्या बोलेंगे इसको? This is called balance condition of a Wheatstone bridge. ये जरूरी है, Q की वैल्यू को निकालने के लिए ये करना जरूरी है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो you will keep changing the value of resistance of P, S and R till the potential at point A and point C should become what? Same. Potential at point A, point C क्या हो जाएगा? Same. Then the current flowing in this branch will become what? Zero. तो IG की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस कंडीशन बोलेंगे. ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ. So we'll say balance condition for Wheatstone bridge. So in that case कहने से IG will become what? Equal to zero. ये zero हो जाएगी. Now what you do is you have two equations. Just put the value of IG in both the equations और निकालो क्या आता है. अब equation कैसे बन रहा है? Put the value of IG equal to zero in these two equations now. हाँ वो तूने बाद में निकाला था, ठीक है वो. See when you put IG equal to zero कहने से this term will become zero. Similarly this term will become zero. IG यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? I1P इक्वल टू I2S. और यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? माइनस I1Q एंड I2R, राइट. सो I1Q उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये हो जाएगा I1Q इक्वल टू I2R. तो अब डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, तो ये I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, तो तुम्हारा रिलेशन क्या आ गया? P by Q is equal to S by R. This condition you will get only if the Wheatstone is in balance condition. नहीं तो ये ratio नहीं मिलेगा. This ratio is very very important. Lot of numericals you will solve using this relation. ठीक है, तो P by Q is equal to S by R. Now please, if you remember this with the help of a variable, then make sure that whenever you make a Wheatstone bridge, P, Q और S, R इसी तरीके से लिखना है. अगर R यहाँ पे लिख दिया, S लिख दिया और वही फॉर्मूला यूज़ किया तो मिस्टेक हो जाएगा. तो P by Q is equal to, so if you know the value of resistances P, S and R, you can easily calculate what? Value of unknown resistance Q. Clear है चीज़? You want to do this experiment actually in 12th grade, I'm sure. 2-3 एक्सपेरिमेंट करोगे टॉपिक से, Wheatstone ब्रिज करोगे और आगे जो पढ़ने वाले वो भी करने वाला तुम डिटेल में. ठीक है, तो ये कॉपी कर लो प्लीज. P by Q is equal to S by R. क्लियर? ओके डन. चलो अब आगे देखते थोड़ा सा. विल सी द एप्लीकेशन ऑफ Wheatstone ब्रिज. अब Wheatstone ब्रिज कहाँ यूज़ करते हैं वो समझते हैं पहले. Wheatstone ब्रिज हैज़ अ वाइड यूज़. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मीटर ब्रिज जो हम लोग करने वाले हैं अभी. ठीक है, बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं, वो देखते हैं रेडी करके. सब लोगों ने बना लिया ये? इसको इरेज कर देता हूँ मैं पूरा. हाँ हाथ से हो जाएगा यार. ऑन करो ना यार, खत्म. टेंशन है. ठीक है चलो अब एक बार अपन डायग्राम देखते हैं एक बार. हाँ ओके, कैन यू सी दिस डायग्राम? ठीक है, दिख रहा है तुमको ये डायग्राम, ये वाला? इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? नाउ मीटर ब्रिज, द नेम इटसेल्फ, डोंट यू थिंक इट इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. मीटर ब्रिज का मतलब क्या होगा? जो वायर यूज करूंगा उसकी कितनी होनी चाहिए लेंथ? 1 मीटर. कितना होना चाहिए? 1 मीटर मीन्स 0 से 100 सेंटीमीटर होगी. ठीक है, सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट. ऑफ कोर्स यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो इन कॉलेज. ये इनफैक्ट प्रैक्टिकल्स में भी आता है. तो अगर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा तो ये आता है एग्जाम में, कितनी बार बोर्ड एग्जाम में. ठीक है, तुमको कुछ ज़्यादा करना नहीं, तुमको सिर्फ रीडिंग निकालनी है. ठीक है, बाकी लोग सब सेटअप करके देंगे कॉलेज वाले. देखो अभी कैसा होगा कंस्ट्रक्शन, कैसा होगा? अगर तुम ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी दैट यू हैव अ वायर. क्या नाम दिया इसका वायर का? ए बी करके वायर का नाम दिया. क्या दिया है? वायर ए बी. ए बी इज द लेंथ ऑफ द वायर और नेम ऑफ द वायर. और उसके नीचे यू विल सी वहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल रखी हुई. कैन यू सी यहाँ पे? वो स्केल भी कितनी है? 100 सेंटीमीटर की. कितनी है? 100 सेंटीमीटर की. then the ends of these two wire A and B, it is this wire is stretched
over the ends you can see यहाँ पे तुमको दिख रहा है L shape का यहाँ पे these are called metallic strips. क्या बोलेंगे इसको? metallic strips. So how many metallic strips are there? 3. 2 L shaped and 1 is a central metallic strip. ठीक है, तो ये L shape के metallic strips है. जनरली ये किससे बनता है? कॉपर से. किससे बना हुआ है? कॉपर से. You can also see that there's a gap between the metallic strips, right? So the gap to the left, it's called left gap. This is called right gap. अब ध्यान से देखो, इसको ऑब्जर्व करो. कैन यू सी यहाँ पे रेजिस्टेंस x दिख रहा है यहाँ पे. x इज समथिंग विच वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो x इज एन अननोन रेजिस्टेंस. फिर यहाँ पे यू कैन सी r, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स. दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या होगा? यू हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस. अकॉर्डिंगली तुम चूज करके उसको फिक्स कर सकते हो वहाँ पे. ठीक है, कैन यू सी दिस सिंबल ऑल्सो यहाँ पे? उसको क्या बोलते हैं? रियोस्टैट. नाउ इन लॉट ऑफ डायग्राम्स यू विल ऑब्जर्व दैट कितने डायग्राम में रियोस्टैट नहीं बनाया है. पर अगर तुमने रियोस्टैट कनेक्ट नहीं किया ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, तुम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से डायग्राम्स में लोगों ने मिस कर दिया इसको, बहुत से बोर्ड में इनफैक्ट. लेकिन यहाँ पे लोगों ने बनाया हुआ है, इट्स गुड. यहाँ पे रियोस्टैट है. रियोस्टैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रियोस्टैट का मतलब क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस. यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू यू. ठीक है. अच्छा, फिर यहाँ पे क्या यूज़ किया मैंने? एक सेल यूज़ किया जिसका EMF E है. अच्छा, कैन आई से द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज व्हाट? नेग्लिजिबल. तो मैंने वो बनाया नहीं. आई एम नॉट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन. उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है. एंड अ की. समझ में आ रहा है? अच्छा, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैन यू सी यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रिप C से देयर इज अ वायर. दिख रहा है यहाँ पे एक वायर है, और उस वायर में मैंने क्या कनेक्ट किया है? गैल्वेनोमीटर. एंड कैन यू सी दिस एरो एक मार्क किया है यहाँ पे J. इसको क्या बोलते हैं? जॉकी. अगर तुमने देखा ये सेटअप तुमको समझ में आ रहा है, दिस कॉल्ड व्हाट? जॉकी. ये जॉकी है. So this is the construction you should remember. अच्छा, very very important condition now while doing this experiment. You have to first make sure that this wire is of uniform cross section. क्या होना चाहिए इसका वायर का? Uniform cross section. इसका मतलब क्या होगा? What is the meaning of word uniform cross section? मतलब सबका एरिया पोजीशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं पे मोटा कहीं पे पतला. Exactly सेम होना चाहिए. ऐसा क्यों रख रहे हैं हम लोग? ऐसा क्यों रख रहे हैं हम लोग? ताकि रेजिस्टेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए. क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो वो चेंज होना चाहिए. अच्छा, वन मोर थिंग, वी हैव टू आल्सो मेक श्योर दैट द टेम्परेचर ऑफ दिस वायर डज नॉट चेंज. टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. क्योंकि करंट फ्लो होगा, राइट? अच्छा, वी नो व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू द वायर क्या होता है? हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. कैसे निकाल रहे हीट एनर्जी? वो फॉर्मूला क्या होता है? ये तुमने स्कूल लेवल से पढ़ा हुआ है. क्या फॉर्मूला होता है? I² RT. याद आ रहा है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ये SSC वाला में पढ़ा हुआ है. क्या फॉर्मूला होता है? I² RT. तो उससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी मतलब टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो रेजिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा. तो अब कैसे इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं इसको? क्योंकि ये अगर वायर कॉपर का है सपोज, तो इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो दे विल बी चेंज इन टेम्परेचर. थोड़ा टेम्परेचर तो चेंज होगा अगर करंट फ्लोज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? तो कहने से आई हैव टू फाइंड अ मटीरियल whose resistance practically does not change with the change in temperature. ऐसा कोई मटेरियल होता है क्या? ऐसा कोई मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट इवन विद द चेंज इन टेम्परेचर? टंगस्टन बेटा कैसे होगा? टंगस्टन का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. क्या होता है? ये पढ़ा है तुम लोगों ने? इट्स एन एलॉय. बेसिकली क्या है वो? एक एलॉय है. एलॉय ऑफ व्हाट? कांस्टेंट टैन एंड मैंगनीन. याद आ रहा है किसी को? ये याद रखो दो वर्ड्स, कांस्टेंट टैन एंड मैंगनीन. ये दो ऐसे एलॉयज है जिसका टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. सो मेक श्योर अगर तुम्हारा बजट ज़्यादा अच्छा है तो तुम वो वायर बना सकते हो उस चीज़ का. ठीक है, ये हमको चीज़ें याद रखनी है. तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया. अच्छा, वर्किंग इट्स वेरी ईजी. देखो वर्किंग कैसे काम करेगा वो देखते हैं पहले. ठीक है. अच्छा, नाउ दिस जॉकी, ये जो जॉकी है, पहले हमको चेक करना है वेदर दिस सर्किट इज यूजफुल फॉर अस टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट. पहले हमको वो भी चेक करना है. देखो कैसे चेक करेंगे वो. तो इनिशियली गैल्वेनोमीटर शोज व्हाट? नो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है. दिस नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पहले. ठीक है. अच्छा, अब मैं क्या करूँगा? की को ऑन करूँगा तो क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो होगा. पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा. ठीक है. पहले कहाँ जाएगा? ये वायर AB में जाएगा. उसके बाद ये वायर कहाँ जाएगा? ये मेटालिक स्ट्रिप पे भी जाएगा, राइट? मेटालिक स्ट्रिप पे जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा इस तरीके से अननोन रेजिस्टेंस एंड गोज ऑन. ये पूरा सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. नाउ यू हैव टू फर्स्ट चेक, टेक द जॉकी एंड टैप इट एट पॉइंट A. पहले क्या करोगे? यहाँ पे पॉइंट A पे टैप करोगे. यू विल ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन विल बी मे बी टुवर्ड्स व्हाट? एक्सट्रीम राइट. कहाँ पे जा रहा है वो? राइट पे जा रहा है. ये तुम एक्सपेरिमेंट के टाइम में तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा. देन यू टेक दैट जॉकी अगेन, देन टैप इट एट एंड B. कहाँ पे करोगे? B पे.
मेक श्योर द डिफ्लेक्शन विल बी ऑलवेज ऑपोजिट टू द डिफ्लेक्शन व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए में सपोज राइट में रहता तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आना चाहिए लेफ्ट में, ये जाना ही चाहिए, मैंडेटरी। अगर ये नहीं हो रहा है देन दिस सर्किट इज नॉट यूजफुल। अब कैसे करोगे फिर? छोड़ दोगे एक्सपेरिमेंट करना? सर को लगे सर ये तो हो ही नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ घर। अब तुमको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अब उसको पता है कहाँ यूज़ करेंगे, ये रियोस्टैट। नाउ चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सच अ वे दैट दिस हैपेंस। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि सर्किट में व्हेन यू टैप एट पॉइंट ए एक ही डिफ्लेक्शन आ रहा है, पॉइंट बी में डिफ्लेक्ट करोगे तब भी क्या आएगा, डिफ्लेक्शन सेम जगह पे आएगा। तो ये सर्किट अब यूजफुल नहीं है, तो तुमको उसको यूजफुल बनाना पड़ेगा बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रियोस्टैट में चेंज करोगे तो मेक श्योर दैट व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन रियोस्टैट द डिफ्लेक्शन एट पॉइंट एंड पॉइंट बी शुड बी व्हाट, ऑपोजिट। दोनों में क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा सबसे पहला स्टेप है। एक बार ये हो गया देन यू विल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। अब देखो कैसे करोगे तुम। पॉइंट ए में लेट्स से राइट पर डिफ्लेक्ट हो रहा है और पॉइंट बी में कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है। मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है। सो नाउ आई विल टैप दिस जॉकी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन दिस वायर ए बी, और मैं जब तक टैप करूंगा टिल द गैलमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैलमीटर क्या दिखाएगा, नो डिफ्लेक्शन। गैलमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या? करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है? हाँ, सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अच्छा, इफ द करंट डज नॉट फ्लो एट दिस ब्रांच, ये कंडीशन कब होगी? व्हेन द पोटेंशियल एट पॉइंट सी, और जो भी पॉइंट मैंने टैप किया वहां पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। तब तक मुझे उसको जॉकी को टैप करते रहना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द वायर ए बी। लेट्स से मैंने टैप करके एक पॉइंट निकाल लिया, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? या उसको और टेक्निकल टर्म में बोलेंगे इसको नल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? नल पॉइंट। मैंने एक नल पॉइंट निकाला विद द हेल्प ऑफ अ जॉकी बाय टैपिंग इट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑन वायर ए बी। मैंने सपोज एक नल पॉइंट निकाल लिया, लेट्स से पॉइंट डी पे निकाल लिया। मैंने कहाँ पे निकाल लिया? पॉइंट डी पे निकाल लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, आई विल मेजर द लेंथ ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया नाम, एल एक्स। लेंथ को क्या नाम दे दिया मैंने? एल एक्स दे दिया। ठीक है, अब ये जितना भी पॉइंट डी है ए से, जितनी भी डिस्टेंस है, कैन आई कैलकुलेट बी डी डिस्टेंस इजीली? कैसे करूंगा मैं? जितना भी डिस्टेंस x आया तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। कितना हो जाएगा ये? 100, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ की लेंथ मालूम पड़ गई, यहाँ की लेंथ मुझे मालूम पड़ गई, यहाँ का रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू मुझे पता है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, डज इट लुक लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज? ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये पार्ट की लेंथ है तो इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा वायर का, बिकॉज वी नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लेंथ। तो इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा और इसका भी एक रेजिस्टेंस होगा। और कैन आई से आई हैव ऑब्टेन अ बैलेंस कंडीशन, तो मैं एक रेशियो निकालूंगा। किसका इसका रेशियो निकलेगा? x बाय आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट व्हाट, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ मीटर ब्रिज वर्क्स। और ये तुमको एक्जैक्टली सेम करना पड़ जाएगा व्हाइल डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। तुमको करना कुछ नहीं, तुमको सिर्फ टैप करके, जॉकी को टैप करके तुमको सिर्फ क्या निकालना है, नल पॉइंट। एक बार नल पॉइंट आ गया, हो गया, खत्म, एक्सपेरिमेंट हो गया। तुमको चेक भी नहीं करना है कि वो डिफ्लेक्शन दोनों साइड हो रहा है कि नहीं, वो तुम्हारे टीचर सब सेट करके तुमको देंगे। और तुमको नहीं आएगा तो टीचर एक्सपेरिमेंट भी करके दे देंगे, तुम सिर्फ खड़े होकर देख लेना उसको। ठीक है, सो दिस इज मीटर ब्रिज। इज इट क्लियर? तो एक काम करो, इसको एक रफली डायग्राम बना लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़े से स्टूपिड है जो पूछ लेते हैं एग्जाम। चलो इसको एक रफ डायग्राम बना लो फटाफट। मीटर ब्रिज बड़ा करो थोड़ा सा, ठीक है। और रफ डायग्राम, एंड इफ पॉसिबल कैन यू राइट कंस्ट्रक्शन ऑल्सो ऑन योर ओन। जो मैंने बताया बस उसको वर्ड्स में लिखना है। 3 मेटालिक स्ट्रिप्स, 2 L शेप, 1 सेंट्रल। So the principle of meter bridge is basically it works on null pointer deflection. किस पे आएगा वो? Null pointer deflection is the principle of meter bridge. Finished? अब देखो ध्यान से, अपना बैलेंस कंडीशन में क्या आया था, x अपॉन आर इज इक्वल टू वॉट, एल एक्स अपॉन एल आर। ये आया था ना अपना, ये अपनी आई थी बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ना, मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं था। मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? कैसे कैसे निकालूंगा रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑफ एल एक्स की? एल एक्स जो पार्ट लेंथ है वायर का, उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा?
करेक्ट, किससे निकालूंगा मैं? तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला बाद में आएगा, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला बाद में आएगा, ये पहले कैसे फॉर्मूला आएगा? ये पहले तुम्हारा आएगा फॉर्मूला, पहले तुम्हारा फॉर्मूला आएगा रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AD अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट BD। क्या था? हाँ BD, ये तुम्हारा आना चाहिए बैलेंस कंडीशन में। अच्छा, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? रो इंटू L/A। तो यहाँ पे यूज करूंगा मैं रो इंटू LX अपॉन A, एरिया ऑफ सेक्शन। और नीचे भी क्या आएगा? सेम, रो इंटू LR अपॉन A। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो A कैंसिल हो गया, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा वायर का, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो तुम्हारा अब रिलेशन क्या आ जाएगा? X/R इज इक्वल टू वॉट? LX अपॉन LR। LR की वैल्यू कितनी होगी? 100 माइनस LX। इस तरीके से तुम X की वैल्यू को निकाल सकते हो, क्योंकि R की वैल्यू पता है, ये हमने ऑलरेडी मेजर कर लिया है, ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो ये कॉपी कर लो प्लीज़ वर्किंग में, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम इसका निकालेंगे रेशियो पहले, रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AD एंड रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट BD। ये मल्टीप्लिकेशन है, finished? Okay. Now let's have an application of meter bridge, मतलब Wheatstone bridge है एक्चुअली, उसका एप्लीकेशन देखते हैं एक बार, ठीक है? क्या तुमको ये डायग्राम दिख रहा है अच्छे से, ये वाला? ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को? पीछे वालों को दिख रहा है ये? अब देखो ये जो डायग्राम है ये एग्जैक्टली सिमिलर है किसको? मीटर ब्रिज को, पर देखो थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे आई हैव पुट द गैलन मीटर इन इंस्टेड ऑफ व्हाट? एन अननोन रेजिस्टेंस। और जनरली वी ऑलवेज कीप एन अननोन रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप एंड नोन रेजिस्टेंस इन राइट गैप। ये याद रखना है, ये तो एक्सटेंड के टाइम भी याद रखना है। लेफ्ट गैप में हमेशा क्या रखते हैं हम? अननोन रेजिस्टेंस, राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस। यू कैन सी यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स का एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई लोग ने, यहाँ पे फिर से रियोस्टैट है, सेम एग्जैक्टली सेम है कंस्ट्रक्शन, सिर्फ मैंने अननोन वैल्यू के बदले क्या लिख दिया? G, मतलब गैलोमीटर रख दिया। तो बेसिकली अब मुझे क्या निकालना है इसमें? आई नीड टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। किसका निकालना है मुझे? गैल्वेनोमीटर का निकालना है। अब ये कैसे काम करेगा? अरे उसको उठा रहे बाबा, ये तो सो ही गया भाई। हाँ नींद आ रही है? अरे जा मुंह में पानी मार के आ जा। क्या? नहीं, जा मुंह में पानी मार के आओ। कैसे निकालेंगे हम इसका रेजिस्टेंस गैलोमीटर का? कैसे वर्क करेगा? अभी केल्विन मेथड भी दिखाया होगा शायद कॉलेज में, ये दिखाया था ना, क्योंकि मेरे को लास्ट बैच वाले बोलते कि सर ये दिखाया था, दिखा के छोड़ दिया हम लोग को। ऐसा सर जवाब देते, बोलता हमको कुछ बताया नहीं, सिर्फ कनेक्शन करके छोड़ दिया हम लोगों को। नो वंडर। कैसे काम करेगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ इसमें, कैसे ये गैलोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे गैलोमीटर है ही नहीं, तो नल पॉइंटर कैसे आएगा? देखो नल पॉइंटर इसमें आ सकता है क्या? यहाँ पे अगर मैंने की को ऑन किया तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट जाएगा यहाँ पे ऐसे, तो गैलोमीटर विल ऑलवेज शो सम डिफ्लेक्शन, क्योंकि इसमें स्टेडी करंट हमेशा फ्लो करेगा, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट, वो तो दिखाएगा ही हमेशा कुछ ना कुछ। तो अब इसमें मैं कैसे निकालूंगा गैलोमीटर की वैल्यू? कैसे निकालूंगा मैं? रियोस्टैट का क्या? हाँ रियोस्टैट तो है अपनी जगह पे, इसका क्या करेंगे उसका? देखो उसका स्टेप 1 वही है, सेम एग्जैक्टली। फिर से क्या करोगे? जॉकी को लोगे, टैप करोगे पॉइंट ए पे, डिफ्लेक्शन जहाँ पे दिखा रहा है अभी, लेट्स से उसके राइट गया थोड़ा सा, कहाँ गया? थोड़ा राइट गया। फिर मैं जॉकी को उठाऊंगा और एंड सी पे करूँगा टैप, तो आपका डिफ्लेक्शन का होना चाहिए उसके थोड़ा पहले होना चाहिए। उसके पहले मतलब सपोज लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है स्टडी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो लेट्स से 20 डिविजन्स। गैलोमीटर में क्या होता है? डिविजन्स होते हैं, 0, 5, 10, 15, 20। लेट्स से वो 20 डिविजन में दिखा रहा है डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, जब मैंने उसको टैप किया पॉइंट ए में, तो उसका डिफ्लेक्शन होगा 20 के राइट में। कहाँ होगा? 20 के राइट में। जब उसको मैं टैप करूंगा सी में, तो उसका डिफ्लेक्शन होना चाहिए 20 के लेफ्ट में।
अगर ऐसा हो रहा है तो सर्किट परफेक्ट है, हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, रियोशार्ट की वैल्यू से चेंज करेंगे रेजिस्टेंस, और कब तक करेंगे, तब तक डिफ्लेक्शन ऑपोजिट ना हो जाए, ये तो करना ही है पहले। अच्छा अब क्या करेंगे हम, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू? डू यू थिंक इट विल वर्क ऑन नल पॉइंट डिफ्लेक्शन? भाई इसमें नल पॉइंट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, तो ये 20 डिविजन्स में दिखाएगा डिफ्लेक्शन, तो ये 0 पे तो आना ही नहीं वाला है। तो अब ये नल पॉइंट डिफ्लेक्शन में वर्क नहीं करेगा, तो अभी कैसे वर्क करेगा वो देखते हैं। पॉइंट ए में राइट में जा रहा है, पॉइंट सी में लेफ्ट में जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, आई विल अगेन टैप द जॉकी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द वायर AC, यहाँ पे AC है वायर, और मैं टैप करते करते एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचूंगा जहाँ पे द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेमीटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। वो 20 पे ही है, वहाँ से चेंज ही नहीं हो रहा अभी। पहले क्या होता है, 20 से चेंज होता है, 20 के राइट जाता था, 20 के लेफ्ट में जाता था। अच्छा अगर मैंने सपोज को टैप नहीं किया तब भी डिफ्लेक्शन कितना होगा, 20 पे ही होगा। और अगर मैंने टैप करके एक ऐसा पॉइंट निकाला जहाँ पे डिफ्लेक्शन अभी भी क्या है, 20 डिवीजन पे, इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, करंट 0 हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नल पॉइंटर नहीं होगा, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डिफ्लेक्शन, कॉन्स्टेंट होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको, इक्वी पोटेंशियल डिफ्लेक्शन है। यहाँ पे पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, सेम डिफ्लेक्शन पे ही है वो। सबको समझ आ रहा है मैं क्या रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं। करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, इट इज शोइंग डिफ्लेक्शन से एट 20 डिविजन्स। When I tap at point A, it will show deflection towards right or 20. If I tap at C, it will show deflection towards left or 20. ठीक है, सर्किट बराबर है। Now I will keep tapping this at various points on the wire AC and I'll find a point where the deflection in the galvanometer will not change. वो 20 पे ही रहेगा। इसका डिफ्लेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसमें करंट कितना हो गया, अब 0 हो गया, वैल्यू ही नहीं कुछ करंट की, इसलिए डिफ्लेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल। जैसे ही हमने निकाल लिया, फिर से हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द लेंथ। यस और नो, लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये लेंथ हमको मालूम पड़ जाएगी 100 - L। फिर से व्हीट स्टोन का बैलेंस कंडीशन हो गया ये। फिर से रेशियो निकालेंगे, हमको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, कैपिटल G। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड केल्विन्स मेथड। ये भी आता है प्रैक्टिकल्स में, केल्विन मेथड। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है, इक्वी पोटेंशियल डिफ्लेक्शन। मीटर बिच का क्या था, नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन। नल पॉइंटर डिफ्लेक्शन बताओ, क्लियर है चीज़? इसका भी डायग्राम बना लो रफ एक बार, और उसकी वर्किंग लिख लो खुद से। चलो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट खुद से करो कैसे आएगा इसमें। केल्विन्स मेथड। तो यहाँ पे तुम्हारा रेशियो क्या आएगा, G/R, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट AD एंड रेजिस्टेंस ऑफ DC। फिर सेम रो सेम है, एरिया ऑफ सेक्शन सेम है, तो ये LG/LR। LR मतलब 100 - LG। So you guys have practicals of physics, chemistry and math का भी होता है ना? तुम लोगों ने CS लिया वोकेशनल में? तूने CS लिया, क्या है CS में? नहीं, सिलेबस क्या है? C++ और HTML बैकएंड है, और बस माइक्रो प्रोसेसर है 8085 8086। G/R is equal to LG/LR। पहले आएगा रेजिस्टेंस ऑफ AD एंड रेजिस्टेंस ऑफ DC। ओके गाइस, मुझे मालूम पड़ गया। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैथ का भी प्रैक्टिकल्स होता है, मैथ में जर्नल वनल लिखवाते हैं, कुछ भरते हैं। ओके, सो नाउ सब लोग को पता है ना क्या करना है अभी 12th में। तो
12th में एवरीबडी नीड्स टू गेट एटलीस्ट 75%, ये पता है कि नहीं सब लोग को? अदरवाइज यू गाइज आर नॉट एलिजिबल फॉर JEE, राइट? अब 75 लाने के लिए तुमको अगर प्रैक्टिकल सपोज 30 मार्क्स का है तो मैं काउंट करके चलो तुमको 30 तो आएगा, उसमें आना ही चाहिए 30 उसमें। अगर उसमें एक बार 30 आएगा तो फिर तुमको थ्योरी में कितना लाना है? 70 में से 45, उतना ला सकते हो? अभी सब लोग हाँ बोल रहे हैं, बहुत लोग अटकते हैं इसमें भी। 74% आता है, फिर क्या करना पड़ता है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और उसमें इम्प्रूवमेंट के बदले और आदमी डिमोट हो जाता है पीछे। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा इस पर भी ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो 75% लाना है सब लोगों को JEE में बैठने के लिए। इनफैक्ट CET की भी लिए कुछ तो है 45 60 फॉर नीट इट इज 60%, ये मुझे पता है, नीट के लिए 60 है। अच्छा, लड़कियों के लिए 50 कर दिया है क्योंकि 60 था लास्ट ईयर। 45 50, अच्छा कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और इसके लिए। पर मुझे इतना मालूम है ओपन कैटेगरी के लिए JEE में 75 चाहिए, इसमें तो कोई भी रेस्पाइट नहीं है। तो प्रैक्टिकल इज योर एम, 30 में से 30 लाना है उसमें कैसे भी करके। चलो डन, ये हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके नाउ, तो यहाँ पे मीटर ब्रिज खत्म होता है, उसका एप्लीकेशन। अब देखो मीटर ब्रिज का या व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन का एक बार वो ले लो, एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। State the applications of Wheatstone Bridge. देखो सर, पहला, it is used to measure the value of unknown resistance. It is used to measure the value of unknown resistance. It is used to measure the value of unknown resistance. दूसरा उसका यूज़ है, it is also used to measure small resistances. It is also used to measure small resistances precisely. और एक यूज़ ले लो उसका, इट इज़ यूज टू मेजर रेजिस्टेंस ऑफ, it is used to measure the resistance of galvanometer. It is used to measure the resistance of galvanometer, comma capacitance. तुमने किया होगा कैपेसिटेंस में ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क ना, रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दो कैपेसिटेंस से, तो उसमें कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। कॉमा इंडक्टेंस, एक चीज़ और निकाल सकते हो, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड द वर्ड और नॉट, इट्स कॉल्ड इम्पिडेंस। सुना है वर्ड? चलो ये AC सर्किट्स में करोगे तुम, इम्पिडेंस। सो इम्पिडेंस का मतलब होता है बेसिकली व्हेन यू हैव अ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस टुगेदर इन अ सर्किट, तो उन तीनों का जो रेजिस्टिव वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं इम्पिडेंस। ये तुम AC सर्किट्स में करोगे, ठीक है? तो ये यूज़ हो गए किसके? व्हीटस्टोन ब्रिज के। आगे बढ़ते हो, अब नेक्स्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो शायद प्रैक्टिकल में तुम ये भी करोगे, पोटेंशियोमीटर। सुना है इसके बारे में? पोटेंशियोमीटर पता है क्या होता है? क्या होता है पोटेंशियोमीटर? सुना है पोटेंशियोमीटर वर्ड पीछे? अच्छा मुझे बता, तू बता मुझे, ठीक है? हाउ डू वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू वी यूज? पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना है तो हाँ, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर। ये तो एडवांस हो गया यार, बहुत आगे चला गया ये करेंगे हम। अच्छा रियोस्टैट, अच्छा रियोस्टैट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? तूने 8 पढ़ा है, 9 पढ़ा है, 10 पढ़ा है कि स्किप करके आया तू? तो तेरे को मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तू बोल रहा पहले गैल्वेनोमीटर, तो एकदम आगे पहुँच गया, वो हम करेंगे आगे, गैल्वेनोमीटर भी कैसे यूज़ होता है। पर अभी गैल्वेनोमीटर यूज़ नहीं करते हम, क्या यूज़ करते हैं?
रियोस्टाट बोल रहा है। रियोस्टाट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने गला पाड़ के बोला रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस ना, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करेगा? तो रियोस्टाट से। कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? नहीं आई है अभी मार्केट में। क्या यूज़ करते हैं हम लोग? दोनों मुझे सिर्फ देख रहे खड़े होके क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? क्या यूज़ करते हैं हम लोग? व्हाट इंस्ट्रूमेंट वी यूज़? हाँ, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। करेक्ट। क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। ये भी देखा होगा कॉलेज में, प्रैक्टिकल में दिखाया होगा वोल्ट मीटर कैसा होता है। गोल कलर का डब्बा होता है, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव को लगाते हैं और एक नेगेटिव को लगाते हैं, तो वो क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पर देखो प्रॉब्लम ये है कि whenever you calculate potential difference with the help of voltmeter, obviously you will get the reading, but that reading is not an accurate reading. Reading क्या है? वो accurate नहीं है। Now obviously when scientists perform some experiments, उन लोगों को क्या चाहिए? एकदम precise reading चाहिए, तो voltmeter fails in that. तो अब क्या यूज़ करेंगे हम लोग? If I want to measure very accurately the potential difference, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पोटेंशियोमीटर। क्या बोलेंगे इसको? सबसे याद रहेगा तेरे को, what instrument do we use to calculate to measure potential difference? आंसर क्या आएगा? वोल्ट मीटर। समझ में आ रहा है? अब देखो वोल्ट मीटर में एक्यूरेट रीडिंग क्यों नहीं आती, पहले वो भी समझ लेते हैं, ठीक है? तो सपोज मेरे पास एक सर्किट है जिसमें वैल्यू है 2 ओम। यहाँ से मैंने एक सिंपल सर्किट बनाई है, लेट्स से यहाँ पे 2 ओम है ना, और यहाँ पे करंट लेट्स से हो रहा है 1.5 एम्पियर का। तो जब ये करंट 1.5 एम्पियर में से जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? V इज इक्वल टू आई आर ना, आई की वैल्यू 1.5, रेजिस्टेंस 2, कितना हो गया? 3 वोल्ट। कितना आना चाहिए इसका आंसर? 3 वोल्ट आना चाहिए, प्रिसाइजली 3 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है? बट सपोज इफ आई, यहाँ पे अगर मैंने सपोज मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं? हमेशा अक्रॉस द रेजिस्टेंस, बताया था मैंने कल। तो अब ये करंट जब जाएगा 1.5 एम्पियर का, तो करंट यहाँ से, डोंट यू थिंक यहाँ से डिवाइड होगा करंट? क्योंकि ये क्या बन गया? जंक्शन बन गया। क्योंकि वोल्ट मीटर ऑल्सो विल हैव सम रेजिस्टेंस, इसका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जीरो रेजिस्टेंस तो नहीं हो सकता उसका। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा, ये करंट जो आएगा डिवाइड होगा। तो अब ये पूरा 1.5 एम्पियर जा रहा है क्या इसमें? थोड़ा वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि थोड़ा करंट इसमें चला गया। तो लेट्स से 1.5 से 1.41 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से इसको, तो क्या हमको 3 वोल्ट आएगा आंसर? नहीं आएगा आंसर। मतलब हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई? इनएक्यूरेट हो गई। पर फिर भी हम वोल्ट मीटर क्यों यूज़ करते हैं? उसके दो रीज़न। पहला रीज़न है वोल्ट मीटर इज़ स्मॉलर इन साइज, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़, इधर उधर उठा के लेके जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? एंड दूसरा रीज़न ये है कि वी डोंट वांट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। हमारा वो पर्पज़ ही नहीं है, हम साइंटिस्ट थोड़ी ना है। हम लोग को 3 वोल्ट में वी आर सेटिस्फाइड बाय 3 वोल्ट आ गया आंसर, आई एम गुड विद इट। हम लोग को एक्यूरेटली मेजर नहीं करना। एक्यूरेट मेजरमेंट कहाँ करना है? साइंटिस्ट लोगों को करना है, एक्यूरेटली मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, इसका मैं और एक उसका डिसएडवांटेज बताता हूँ। कैन वी कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल यूजिंग वोल्ट मीटर? अगर मुझे सेल का EMF कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो क्या मैं वोल्ट मीटर से उसको मेजर कर सकता हूँ? पहले मुझे बताओ, व्हाट इज EMF ऑफ अ सेल? वर्क डन मूविंग अ सेल, वन डन मूविंग द चार्ज आउटसाइड द सेल एज इनसाइड द सेल। ये तो डेफिनेशन बराबर है उसकी। कैन आई ऑल्सो से दैट व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, सेल अगर यूज में नहीं है, सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? EMF। क्या बोलेंगे इसको? ये मैंने कल बताया था ना। एंड व्हेन द सेल इज इन यूज, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल को क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे? मतलब टर्मिनल वोल्टेज के टाइम आई एम ऑलवेज ड्रॉइंग अ करंट, उसमें से हमेशा करंट क्या कर रहा हूँ मैं? ड्रॉ कर रहा हूँ। EMF में एम आई ड्रॉइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल? नो। तो EMF कब मेजर करूंगा? जब करंट उसमें से ड्रॉ नहीं होगा। अब जैसे अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो करंट तो फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो EMF मेजर कैसे होगा? समझ में आ रहा है? सो हाउ विल यू मेजर EMF ऑफ अ सेल यूजिंग वोल्ट मीटर? यू कैन नॉट। तो EMF को मेजर करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा? पोटेंशियोमीटर, क्योंकि पोटेंशियोमीटर ड्रॉज नो करंट। पोटेंशियोमीटर कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता सेल से। समझ में आ रहा है? सो इफ यू वांट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस से टर्मिनल वोल्टेज, तो यू विल यूज व्हाट? वोल्ट मीटर। इफ यू वांट टू मेजर EMF ऑफ अ सेल, यू विल यूज व्हाट? पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर काम नहीं करेगा उसमें। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है।
तो अब देखते हैं पोटेंशियोमीटर कैसे होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है वो देखते हैं हम। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में भी आता है बहुत। चलो अब देखो पोटेंशियोमीटर होता कैसे है। तो पोटेंशियोमीटर के लिए यू नीड अ वायर, दिस वायर इज होमोजीनियस थिन एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, सेम चीज़ है जो हमारा मीटर ब्रिज में था, बट दिस वायर इज नॉट नाउ 1 मीटर इन लेंथ, दिस वायर इज नाउ फ्यू मीटर्स इन लेंथ। ये 1 मीटर से बहुत ज़्यादा है, 3 मीटर 4 मीटर कितना भी हो सकता है। तो मैंने एक वायर ले लिया ए बी करके इस तरीके से, ठीक है, और ये 2 एंड ऑफ द वायर को कनेक्ट कर दिया मैंने एक सर्किट में, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ हियर फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम डिस्कार्डिंग अगेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, मैंने डिस्कार्ड कर दिया उसको। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास है 10 वोल्ट की एक सेल, ये की को मैंने ऑन कर दिया। अब क्या होगा, करंट विल फ्लो, करंट यहाँ से फ्लो होगा इस तरीके से, यहाँ पे से इस तरीके से जाएगा। लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ करंट एज आई। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से करंट जाके फ्लो होगा ए बी में और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ये ए बी क्या है मेरा, इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। क्या बोलेंगे इसको, पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है और इट इज़ बेस्ट इफ़ यू मेक इट विद व्हाट, कांस्टेंट एंड मैंगनीन, क्योंकि इसका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कभी भी चेंज होगा ही नहीं। तो पोटेंशियोमीटर वायर जनरली साइंटिस्ट लोग उसी से बनाते हैं, कांस्टेंट एंड और मैंगनीन, जिसका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसको तो पोटेंशियोमीटर वायर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर सपोज ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस भाई। यहाँ देखो ये 10 वोल्ट है तो ये कितना है, 0 है ना, 10 माइनस 0 तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 आ रहा है, राइट। तो पॉजिटिव टर्मिनल 10 है तो नेगेटिव क्या है, 0 है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो ये अगर 10 है तो ये कितना होना चाहिए, 10 होगा भाई। कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्या बीच में, कुछ भी रेजिस्टेंस कुछ भी, तो ये कितना होगा 10। ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10 वोल्ट ही होगा। एक ही वायर है थ्रू आउट, तो ये भी कितना होगा 10 वोल्ट। अच्छा ये 0 है तो ये कितना होगा, ये भी 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ये 0 तो ये भी कितना होगा 0 होगा। मतलब कैन आई से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर लेंथ वायर ए बी इज व्हाट, 10 वोल्ट। कितना है 10 वोल्ट है। क्या समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है चीज़। अच्छा नाउ एक काम करते हैं, इस पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे बुक में भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद व्हाट, सेल। सेल के साथ होगा हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो होगा, तो अब मुझे बताओ क्या इसमें पूरा का पूरा वोल्टेज 10 होगा क्या, नहीं, 10 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना आर पे, इसको वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल करंट इन द सर्किट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने कल बताया था फॉर्मूला क्या होता है, इसकी वैल्यू E होगी ना ये, तो क्या होगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा कैपिटल R किसका होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। इसका रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना ले लेंगे हम, कैपिटल R ले लेंगे। तो इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल R, ठीक है। तो ये हो गया करंट निकालने का फॉर्मूला इस केस में। बट आई नीड टू कैलकुलेट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अब ए बी 10 वोल्ट होगा क्या पूरा, नहीं 10 वोल्ट नहीं हो सकता, ए बी पूरा 10 वोल्ट नहीं होगा, दिस इज नॉट 10 वोल्ट नाउ। तो कितना होना चाहिए अब ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है ए बी के अक्रॉस, क्या होगा फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ ना, V इज इक्वल टू व्हाट, आई आर, V इज इक्वल टू व्हाट, आई आर। आई के बदले कहना राइट दिस एक्सप्रेशन, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू व्हाट, R, ठीक है। अच्छा लेट्स अज्यूम द लेंथ ऑफ दिस वायर इज कैपिटल L, क्या है कैपिटल L। तो अगर मैं बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, क्या बोलूँगा मैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ बोलूँगा, तो यहाँ पे भी किससे डिवाइड करूँगा उसको, L से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R अपॉन व्हाट, L हो गया। क्या हो गया, L हो गया। अब मुझे बताओ डज द EMF ऑफ अ सेल चेंजेस, क्या EMF सेल का कभी भी चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता। तो ये तो कांस्टेंट है राइट। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज होता है सेल का, होता है, पर वो सब फैक्टर्स करोगे, वो कुछ भी चेंज कर सकते हो क्या इसमें, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, सरफेस इलेक्ट्रोड्स, कुछ भी चेंज होगा। मतलब ये भी प्रैक्टिकली क्या है, कांस्टेंट।
अच्छा, लेंथ ऑफ द वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, आर, ये भी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर भी मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, नहीं तो मैंने इसको किससे बना दिया, कांस्टेंट टन और मैंगनीज से, तो उसका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। V by L, कैन आई से V by L इज नथिंग बट व्हाट, इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट हो गया। L को मैं उधर लेके जाऊंगा तो कैन आई राइट लाइक दिस, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट को क्या ले लेंगे, K ले लेते हैं, तो K L हो गया ये। तो कैन आई से V इज प्रोपोर्शनल टू L, यस और नो, क्या मिल गया मुझे, V प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू L का मतलब क्या होगा कि भाई जितनी लेंथ चेंज होगी उतना क्या चेंज होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस, जितनी लेंथ बढ़ती जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना क्या होगा, ज्यादा होते जाएगा, समझ में आ रहा है, जितनी लेंथ कम होती जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस उतना कम होते जाएगा, लेंथ कम होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, लेंथ बढ़ेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल ऑफ, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, फिर से बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो प्लीज, पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से कॉपी कर लो फटाफट, इसमें भी करंट आ ही जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, सो AB इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर, इसकी EMF E ले लो, मैंने 10 लिखा था एग्जाम्पल बनाने के लिए, ये E ले लो, सेल ऑफ EMF ऑफ सेल इज E नॉट 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, इसकी वैल्यू E है, E और एप्सिलॉन वट एवर, whenever you want to calculate potential difference across the wire, we always use terminal voltage V is equal to IR, ये E आएगा, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, आफ्टर राइटिंग दिस स्टेप ना यू कैन जस्ट राइट EMF ऑफ अ सेल इज अ कांस्टेंट, वो चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज वैलिड टिल द EMF ऑफ अ सेल इज व्हाट, कांस्टेंट। Finished? Okay, now V is equal to KL. तो can I say K is equal to V by L? Yes or no? इस K को हम लोगों ने एक नाम दिया है. This is similar like what you did in coefficient of viscosity में dV by dx को क्या बोलते थे? Velocity gradient. यहाँ पे इसको बोलेंगे potential gradient. क्या बोलेंगे इसको? Potential. तो लिख लो please, K is called potential gradient. K is called potential gradient. Potential gradient. How do we define potential gradient now? Just by looking at this expression.
कैन आई से पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो ले लो प्लीज नेक्स्ट, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लिख लो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, बता भाई तू बता क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट, थोड़ा जाग जा नींद से, क्या होगी इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की। अबे पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, अभी किया था कभी, वोल्ट, और लेंथ की क्या होती है ऐसा यूनिट, मीटर, मीटर्स मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वोल्ट पर मीटर। तो लिख लो प्लीज ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। इसके भी डायमेंशंस निकालने आना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के, ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। डायमेंशंस कितने हो जाएंगे इसके, चल डायमेंशन निकाल के दिखा मुझे कितना होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने ऑलरेडी बताया था तुमको, उसी में ऐड करना है तुमको मीटर को, मीटर को मतलब माइनस, तो कितना हो जाएगा, हाँ m1 L1 t raised to -3 I raised to -1, that's right। तुम लोगों को दिया है क्या लिस्ट डायमेंशंस की याद करने के लिए, तो याद नहीं किया तुमने, पोटेंशियल डिफरेंस में ऊपर ऊपर था। अरे तुमको पता है कितनी कितनी चीज़ों की डायमेंशन उसमें दी होगी, फिर कितनी सारी दी हुई है उसमें डायमेंशन। वो तुमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में किया है, स्टोक्स लॉ किया ना, स्टोक्स लॉ। चलो कोई बात नहीं, हो गया ये, ओके। अब देखो इसका यूज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अब यूज देखेंगे एक एक करके, इसका डेरिवेशन भी है। सबसे पहला यूज है पोटेंशियोमीटर का, इट इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। मैंने ऑलरेडी बताया क्या है, इट इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो पहले ले लो, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेट द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, स्टेट द यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ले लो पहला यूज उसका, to measure the EMF of a cell, to measure the EMF of a cell। फिर सेकेंड यूज है to compare the EMFs of two cells, to compare the EMF of two cells। थर्ड है to find the internal resistance of a cell, to find the internal resistance of a cell। डन। चलो एक बार देख लो आप पोटेंशियोमीटर दिखता कैसे एग्जैक्टली। दिख रहा है वाला डायग्राम, दिस इज हाउ अ पोटेंशियोमीटर लुक्स लाइक। अब अगर ध्यान से देखोगे मैंने स्ट्रेट वायर बनाया था और मैंने क्या बोला, इट इज अप टू फ्यू मीटर्स। अब ये जो वायर होता है इसको वुडन बोर्ड में लगाते हैं, अगर 4 मीटर का लोगे तो वुडन बोर्ड और बड़ा हो जाएगा। तो छोटा सा कॉम्पैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम वायर को ऐसा फोल्ड कर देते हैं। मैंने बोला अप टू फ्यू मीटर्स है, 3-4 मीटर जितना भी है। तो यहाँ पे वायर को हमने क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, बस इतना ही फर्क है। बाकी इसका वर्किंग जो मैंने बताया प्रिंसिपल वो सब सेम रहेगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा।
तो ये डायग्राम तुमको लर्न करना है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये डायग्राम बना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा तुम्हारा और अपना। तो हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में सीखेंगे। डायग्राम बनाने के लिए तुमको ये वाला बनाना पड़ेगा एग्जाम में। क्लियर है चीज़? चलो आगे जाते हैं अब और लेट्स डिस्कस। चलो ना हाउ डू वी मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, वो देखते हैं एक बार ना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी शायद एक्सपेरिमेंट आ सकता है। तो फिर से हम लोग इस तरीके से एक सेल लेते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, प्लस माइनस ये की ये ईएमएफ, इसको मैं बोल रहा हूँ ई। यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया इस तरीके से। दिख रहा है यहाँ पे? अब ध्यान से देखो। आई वॉन्ट टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल E1। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा? तो लेट्स अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ दिस वायर इज व्हाट? कैपिटल L। कितनी है? कैपिटल L। तो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन आई से दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB विल बी प्रोपोर्शनल टू L। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L। तो कैन आई से VAB विल बी नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? KL, है ना। KL बोल सकता हूँ ये बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसी को हम लोग यूज़ करेंगे बार बार। अब ध्यान से देखो, मैंने की को प्रेस किया, द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो होगा I, ठीक है। ये करंट जाएगा इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे मैंने की को क्या रखा है? अभी क्लोज रखा है, मैंने इसको ओपन रखा है। क्या रखा है मैंने? इसको ओपन रखा है। मतलब करंट यहाँ पे आएगा लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा करंट, क्योंकि ये ओपन है की। तो यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। यस और नो? बराबर है? ओके। नाउ इनिशियली मैं आप क्या करूँगा? इस जॉकी को टैप करूँगा। और कैसे करूँगा? यहाँ पे मैं करंट को इसको अब क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा? करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, ये प्लस ये माइनस। यस और नो? क्लियर है चीज़? अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको की को क्लोज कर दूंगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा। यहाँ पे इस तरीके का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा। नाउ आई विल टैप दिस जॉकी ऑन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन वायर AB। और मैं कब तक करूँगा? टिल यहाँ पे करंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। क्या हो जाए? ये ज़ीरो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस कंडीशन। इसको टैप करूँगा जब तक इसमें करंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, इसमें जैसे ही करंट ज़ीरो हो जाएगा, लेट्स से मैंने इसको फिर से क्या कर दिया? इसको ओपन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? इसको ओपन कर दिया इसमें। अच्छा, ये से ये पॉइंट पे लेट्स से ये ज़ीरो हो गया। इसको हम लोग लेते हैं पॉइंट D। तो ये पॉइंट से यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैन यू टेल मी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? देखो, ये अगर सपोज ये E है तो इसको V ले लेते हैं सपोज। चलो एक बार V ले लेते हैं, ठीक है। ये V है तो ये कितना हो जाएगा? V। ये भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। अच्छा, V से मैं इधर जाऊँगा तो ये कितना हो गया? E1 से बढ़ गया तो E1 हो गया। अच्छा, आगे अब इसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? E1 हो जाएगा। यहाँ से V था, यहाँ से V माइनस E1 या E1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे भी क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैंने सपोज यहाँ पे E लिया, यहाँ पे अगर मैंने V लिया होता, ये V है तो यहाँ पे भी क्या हो गया? V हो गया। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? E1 हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा टोटल? V1 किधर है? हाँ, V माइनस E1 कितना होगा? V माइनस E1। तो यहाँ पे V माइनस E1 मतलब यहाँ पे भी कितना होगा? V माइनस E1। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अ सेल। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे EMF ऑफ अ सेल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बताया तुमको, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है,
ये शायद एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ये एचएससी बोर्ड का पार्ट नहीं है। एसएससी बोर्ड में डायरेक्टली दिया हुआ है डायग्राम टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्या करेंगे हम? ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो हम डायरेक्टली वो देखेंगे, उसका डायग्राम मेरे पास ऑलरेडी है। नहीं वो नहीं, ये वाला है, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब इसको हम करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं कैसे होगा। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है AB, यहाँ पे जॉकी है, इसको हम लोग बोलते हैं टू वे की। दिख रहा है यहाँ पे? टू वे की, K1 K2। तो टू वे की का मतलब है अगर मैंने K1 को ओपन किया तो करंट ये ब्रांच में फ्लो नहीं होगा, K2 को ओपन किया तो करंट ये वाली ब्रांच में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, यहाँ पे EMF E है, इस की को मैंने स्विच ऑन किया, यहाँ पे से करंट फ्लो होगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इनिशियली क्या कर रहा हूँ मैं, K2 को ओपन रख रहा हूँ। क्या रख रहा हूँ मैं? K2 को ओपन। तो करंट A से सीधा जाएगा ये वाली ब्रांच में, है ना, करंट यहाँ से सीधा जाएगा ये वाली ब्रांच में, ऐसे, बराबर है? यस और नो? इस तरीके से करंट जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। K2 इज ओपन राइट नाउ। अब मुझे बताओ क्या करना है मुझे। नाउ आई हैव टू अगेन टैप द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। कब तक जॉकी को टैप करूंगा? टिल गैलोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट कंडीशन आ जाएगी। जैसे ही नल पॉइंट कंडीशन हो जाएगी मैं उसको मार्क कर दूंगा एंड आई विल मेजर दैट लेंथ। मैंने मेजर कर ली वो लेंथ को। ठीक है, अच्छा अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये तो E1 ही होगा खाली, यहाँ से लेके क्या होगा यहाँ तक पूरा E1 होगा। और तो कुछ है क्या बीच में? तो यहाँ पे कितना हो रहा है? E हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या हो रहा है? E हो रहा है। तो कहने से बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द लेंथ, जो भी लेंथ आई हुई है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमने सपोज इसको हम लेंथ मान लेते हैं L1। क्या मान लिया मैंने? तो कहने से E1 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L1। तो E1 इज इक्वल टू KL1। ये एक आ गया इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा अब क्या करेंगे, K1 को ओपन करेंगे और K2 को क्या करेंगे? K2 को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। फिर से मैंने स्विच ऑन किया, करंट यहाँ से फ्लो होगा। अब ये ऊपर वाली ब्रांच में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? ये नीचे वाली ब्रांच में जाएगा और इस तरह की सर्किट कंप्लीट हो जाएगी ये पूरी। ठीक है, फिर से क्या करूँगा, जॉकी को टैप करूँगा डिफरेंट पॉइंट्स और एक पॉइंट ऐसा निकालूंगा जहाँ पे गैलोमीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन। उस लेंथ को हम लोग मान लेते हैं L2 पे आया। किस पे आया? L2 पे। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे। इसके अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? E2। देखो ना यहाँ से कुछ भी चेंज हो रहा है, E2 कहीं नहीं चेंज हो रहा है, E2 तो E2 रहेगा। तो कैसे E2 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? L2। तो E2 इज इक्वल टू KL2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। दोनों में से अगर कोई भी रेजिस्टेंस की EMF की वैल्यू मालूम है तो दूसरी की वैल्यू निकल जाएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज़? तो ये डायग्राम को ड्रॉ कर लो एक बार और इसकी वर्किंग खुद से लिख के दिखाऊंगा। चलो नहीं तो मैं हेल्प करूँगा, ये ट्राई करो खुद से। कंपेयर EMF कंपैरिजन बाय इंडिविजुअल मेथड। क्या हो गया बेटा? मुझे पूछो क्या हो गया, पूछो बेटा। K तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, पूरे वायर के लिए K की वैल्यू सेम है ना, इट्स अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेटा ये K1 की है एंड वो K हमारा कांस्टेंट है। अगर तुम लोगों ने फिजिक्स ठीक से पढ़ी है तो तुमको पता होगा K हमने कांस्टेंट बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ किया है। स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, किया है कि नहीं K? तो K बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तुम लोगों ने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया तो वहाँ पे तुमने यूज़ किया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किया है कि नहीं वो भी? तो K बहुत डेंजरस कांस्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। और कोइंसिडेंटली K1 को भी उन्होंने K मार्क किया है यहाँ पे, तो वो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाओ। K इज़ अ पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये की का नाम दिया है K1 और K2। दिस इज कॉल्ड टू वे की, इसको टू वे की बोलते हैं। तो आई हैव सिंपली यूज हियर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द EMFs। अरे डायग्राम बना के बैठ गया तू यार, इसको डिराइव भी करना है। अब इसकी वर्किंग भी लिखो खुद से। वही है, पहला क्या होगा, K1 इज स्विच्ड, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन।
तो फिर टैप द जॉकी, K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन। पहले केस में कि K1 इज क्लोज एंड K2 इज ओपन, तो उसमें देन द करंट विल फ्लो ओनली टू द ब्रांच E1। देन टैप द जॉकी एट different points to obtain null point deflection in galvanometer. Note that length as L1. So by using a principle of potentiometer, the potential difference across that length will be same as potential difference across this branch. That will be E1. So E1 is proportional to L1. So E1 will be equal to KL1. Can you tell me what is the value of K in this case? K, इस फिगर को देखिए K की वैल्यू कितनी होगी? अरे भाई ये पूरा वायर AB है, इसकी लेंथ L है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो A के अक्रॉस ही है ना पूरा, तो क्या हो जाएगा L बाई के साइड E बाई एल, क्या हो जाएगा E बाई एल। भाई यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं ना, तो E बाई एल हो जाएगा। भाई ये सर्किट तो पूरी डिफरेंट है, अलग है वो। इनिशियली इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ए बी वो कितना होगा, E होगा। यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, कोई इंटरनल, तो जितना E है उसके अक्रॉस होगा पूरा ए बी के, तो K की वैल्यू क्या होगी E बाई एल हो जाएगी। E1 तुमको ये समझ नहीं आ रहा, मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बताता हूँ। चलो मैं एक बार बता देता हूँ। स्टेटमेंट्स में तो पहला है कि K1 is closed and K2 is open, so current will flow only through that branch. Then tap the jockey at different points to obtain the null point deflection on galvanometer. Note the length as L1, जो भी पॉइंट है तुम्हारा। Let's say इस पॉइंट को तुम ले लो यहाँ पे D, तो AD will be L1. Now the potential difference across AD will be same as potential difference across this branch, that is E1. So E1 is proportional to L1. So E1 is equal to KL1. अब सेकेंड केस में क्या होगा, कीप K1 ओपन एंड K2 क्लोज्ड होगा, सेम चीजें करनी है। शॉर्ट में लिखा है, अरे थोड़ा स्टेटमेंट्स लिखो, यूर इन 12th ग्रेड नाउ, स्टेटमेंट्स लिखो थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी टीचर अंडरस्टैंड नहीं कर पाई तो तुमको पता है बोर्ड में तुम्हारा पेपर कहीं गाँव आ जाता है, किधर धूले सतारा, उधर उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ तो ऐसा लिखो कुछ समझ में है उनको। नॉट नेसेसरी बट इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा कहीं गाँव में चला गया पेपर चेक करो, तो क्या करोगे? ICSE में तो बिल्कुल नहीं चलेगा ये। आई विल गिव यू 0 फॉर दिस, ऑफ कोर्स आई विल। आई थॉट फिजिक्स इन ICSE बोर्ड, तो मुझे पता है ये बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ। चलो डन। अच्छा कोई है यहाँ पे ऑनेस्टली जिसको वर्किंग समझ में नहीं आई? अगर ये डायग्राम तुमको डिफिकल्ट लग रहा है, मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में डायग्राम बना के समझा सकता हूँ, ये बहुत ईजी है। सबको समझ में आ गया अच्छे से कैसे काम कर रहा है ये? श्योर? चलो अगर ये समझ में आ गया तो फिर लास्ट करते हैं एक बार, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इस साल के बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है? तो वो वाला करते हैं हम लोग लास्ट। ये मीटर स्केल है। कैन यू सी दिस डायग्राम नाउ? यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला? चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाता हूँ, फिर ये तुम बाद में ड्रॉ कर लेना, ठीक है? ये करते हैं हम पहले। ध्यान से देखो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ पे नोटिस करना, द पोलैरिटी ऑफ द सेल्स, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा, देखो कितने लोगों का आता है। यहाँ पे भी एक चीज़ बना लो इस तरीके से, K माइनस प्लस यहाँ पे E
ये ए बी, ओके ध्यान से देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाए इंसानों की तरह। हाँ ध्यान से देखो अब कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको इसकी हम लोग को क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आर की वैल्यू निकालनी है उसमें। एंड मेक श्योर व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सेल में से कोई भी करंट ड्रॉन को नहीं करना है पहले, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, बराबर है। मतलब अगर ये जीरो होगा तो ये क्या होगा, ई होगा। सिमिलरली ये माइनस ये प्लस है, तो यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ई वन होगा। इनिशियली मैंने यहाँ पे मैं एक और की बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने की को पहले क्या रखा हुआ है, ओपन रखा है। मैंने क्या रखा है, ओपन रखा है। तो करंट यहाँ से फ्लो होगा इस तरीके से, यस और नो। यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा क्योंकि क्या है, सर्किट ओपन है। सर्किट क्या है यहाँ पे, क्या है, ओपन है। अच्छा एक काम करते हैं, रुको इसकी पोजीशन थोड़ा चेंज करता हूँ मैं पहले एक बार। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। अब यहाँ से करंट चालू होगा फ्लो होना, तो यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे फ्लो नहीं होगा राइट, पर यहाँ पे तो फ्लो होगा ना। ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा करंट और ऐसे चल जाएगा करंट, बराबर है, यस और नो। तो इनिशियली अगर मुझे निकालना है भाई कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था इस पॉइंट में। अच्छा मैंने फिर क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगाया हुआ है मैंने, तो मुझे कैसे भी करके फाइंड करना है क्या, नल पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। फर्स्ट केस में मुझे इसका टैप करना है ऐसी जगह पे जहाँ पे द करंट फ्लोइंग टू दिस बिकम्स व्हाट, जीरो। तो लेट्स से मैंने फाइंड किया, ये लेंथ कितनी आई मेरे को, L1 आई, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कितना होगा, ये जीरो है, ये E1 हो गया। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा राइट नाउ, देयर विल बी नो पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, E1। यहाँ पे E1 तो यहाँ पे भी कितना होगा, E1। और यहाँ पे कितना होगा, जीरो। तो दोनों के अक्रॉस क्या हो गया, सेम आ गया। तो कहने से E1 इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू L1। तो यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू KL1 आ जाएगा। ये मेरे आ गया इक्वेशन नंबर 1, एग्जैक्टली सेम जो हमने पहले किया था। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, नाउ आई विल क्लोज दिस की। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, नाउ द करंट विल फ्लो। ये लूप में भी क्या होगा, अब करंट फ्लो होगा। लेट्स से इसको करंट को ले लेते हैं हम कैपिटल I। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। और मुझे बताओ यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कौन बताएगा मुझे। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये लूप को देखो ध्यान से, ये वाली क्या होगा, E1 अपॉन कैपिटल R प्लस। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, समझ में आया कैसे आया ये। I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये पूरी की पूरी सर्किट में यहाँ पे R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है मेरा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मुझे करंट निकालना है इस लूप में, टोटल करंट, तो क्या होगा, I इज इक्वल टू E1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ में आया इतना। अच्छा फिर से मैं क्या करूँगा, अभी जॉकी को टैप करूँगा, मैं ऐसे पॉइंट्स पर टैप करूँगा तब तक इसका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। लेट्स से मैंने इस पर टैप किया, इस बार कुछ इस तरीके से टैप किया मैंने इसको, और यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी आ गई भाई, L2 आ गई, बराबर है। अब यहाँ पे अगर करंट जीरो है, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये तो अभी भी जीरो है, यहाँ से बड़ा कितना बड़ा, E1। अब E1 से जब यहाँ पे जा रहा हूँ तो क्या यहाँ पे E1 ही होगा। अब क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे अब R भी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा, E1 माइनस I इंटू R। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E1 माइनस I इंटू R। समझ में आ रहा है। तो जीरो से E1 माइनस IR, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया, तो इसका भी कितना आना चाहिए, सेम, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए।
तो कैन आई राइट लाइक दिस, E1 माइनस आई इंटू स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, L2 लिख सकता हूँ मैं। तो कितना हो जाएगा ये, E1 माइनस आई आर इज इक्वल टू वॉट, KL2। ये मेरे दो इक्वेशन बन गए, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दो। अच्छा आई की वैल्यू क्या डाल सकते हैं हम लोग, E1 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सब्स्टिट्यूट करो और निकाल के दिखाओ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी। अब ये मैथ है, ये नहीं आएगा तो मैं करूँ। क्या सबको वर्किंग समझ में है इसकी, यस और नो? देखो पहले की वॉज ओपन, तो नो करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर मैंने क्या किया, जॉकी को टैप किया है, तो आप टैप किया कब, जब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, तो उसमें मैंने लेंथ को मेजर किया L1। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस लेंथ एंड दिस शुड बी व्हाट, सेम, तभी तो पोटेंशियल सेम है और करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, ये 0 है, ये E1 है, यहाँ पे देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप बिकॉज करंट है ही नहीं वहाँ पे। तो ये भी कितना हो गया, E1, ये E1 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, E1, तो ये भी 0। देखो ना यहाँ से 0 है ना, ये 0 E1 0 E1, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। तो आई हैव रिटन E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 और मैंने बना दिया इक्वेशन। सेकंड केस में क्या किया मैंने, K1 को क्लोज कर दिया, तो करंट ऑफ फ्लो का ये लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। तो यहाँ पे जब पोटेंशियल निकालूंगा मैं, तो ये 0 ये E1, यहाँ से क्या हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, E1 माइनस आई इंटू आर, क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल आ गया। तो मेरा टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 0 से E1 माइनस आई आर। यहाँ पे ये सेम है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, L2 सेम होना चाहिए, मैंने वो लिख दिया। दोनों इक्वेशन बना दिए मैंने, दोनों को डिवाइड कर दो, आई के बदले डाल दो E1 अपॉन आर प्लस आर, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आएगी। सिंपल मैथ अब इसके आगे। इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर इज इंटरनल, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है हमको। So initially when I tapped the jockey, I noted the length L1. Second case में when I tapped the jockey, I noted the length L2. See, this is a simplified version of diagram. कितना आएगा अभी, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो। E1 is equal to KL1 and E1 minus IR is equal to KL2. L1 minus L2 upon I. बेटा K कैंसिल नहीं होएगा, क्या कैसी बातें कर रहे हैं बाबा, Cancel किए K कैंसिल कैसे नहीं होगा, K सेम है ना रे बाबा। हाँ तो K तो कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों में। E1 L1 minus E1 L2 upon I. E1 में तो निकलेगा भाई सब। उसको कर सकते हैं हम लोग, सर मैंने डिवाइड नहीं किया मैंने, नहीं सर K को अगर हम लोग इक्वेट करें, इक्वेट किया मतलब पुट किया वैल्यू दिया। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना, L1 अपॉन L1 माइनस L2 है ना, तो L1 L1 भी कैंसिल होगा ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करो। और इस तरीके से नहीं आना चाहिए एक्सप्रेशन, ये तुम लोगों को नहीं आ रहा तो मैं करूँ ये वाला। E1 इज इक्वल टू KL1 अपॉन E1 माइनस IR इज इक्वल टू KL2। आई की वैल्यू डाल दो, E1 अपॉन आर प्लस आर, सर L1 minus L2 into R plus I. इसका रेशियो आना चाहिए 1 माइनस L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर, ये आना चाहिए। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर थोड़ा सा, इसका बेसिक रेशियो आना चाहिए L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, दैट्स इट, वैसा आना चाहिए। नहीं आ रहा क्या ये? हाँ डिवाइड करना है दोनों इक्वेशन को, आई के बदले डाल दो ये वाला एक्सप्रेशन E1 अपॉन आर प्लस कैपिटल आर। ये क्या क्या फॉर्मूला, साइंटिस्ट भी डर जाएगा, ये क्या फॉर्मूला है? करेक्ट, यही फॉर्मूला चाहिए। देखो आ गया उसका फॉर्मूला, तुम्हारा फॉर्मूला आना चाहिए R इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये आना चाहिए फॉर्मूला। ये कैसे नहीं आ रहा लो, इसको तो आ गया।
तुम लोगों को मैथ नहीं आती मतलब, और मैं करके दिखाऊँ ये भी बोर्ड पे? हाँ, ये सिंपल मैथ नहीं कर पा रहे हो। इसको मैं एरेज कर रहा हूँ, इसको, ये पूरे पार्ट को, अभी ये नहीं चाहिए ना, ये सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया ना। देखो ध्यान से, जो डिवाइड दीज टू इक्वेशंस, राइट, तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E1 माइनस IR इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्या इतना आया सब लोगों को? भाई के कैंसिल हो गया, ओ भाई के कैंसिल हो गया, समझा अभी? हाँ, अब I के बदले क्या डालूंगा मैं? E1 अपॉन R प्लस R। तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E1 माइनस I के बदले आ जाएगा E1 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस और नो? अब इसके आगे तो मैथ करनी थी सिंपल। लोगों को मतलब एलसीएम निकालने नहीं आता अभी भी ठीक से। ये क्या करोगे अब? अगर तुम इसका निकालोगे ये कितना हो जाएगा? R प्लस R उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? E1 अपॉन ये उधर मल्टीप्लाई होगा, राइट? तो ये हो जाएगा E1 ब्रैकेट R प्लस स्मॉल r माइनस E1 इंटू स्मॉल r, और कैपिटल R प्लस स्मॉल r क्या होगा? नीचे आ जाएगा, बराबर है, ये नीचे आ जाएगा R प्लस R इक्वल टू वॉट? L1 अपॉन L2। E1 कॉमन ले लोगे आप, तो E1 कॉमन ले लोगे तो ये R और ये R क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कर लो अब इसके आगे, यही तो करना था हमको। ये क्यों नहीं आ रहा बेटा? ये कितना डिफिकल्ट था आप करना, कुछ और ही कर दिया। वेरी गुड, जिनको आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आ रहा प्रैक्टिस करो ये मैथ। ये आना चाहिए गाइस, इतना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आता भी एग्जाम में। आया अभी, अब आया कि नहीं? एटलीस्ट L1 माइनस L2 माइनस 1 ब्रैकेट कैपिटल R, ये आना चाहिए। मैंने क्या किया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब डिवाइड कर रहे हैं ना तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मतलब तू अंदर मल्टीप्लाई क्यों करती थी? उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है ना पहले, मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। ये लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं इससे और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, किंडरगार्टन स्टाइल। देखो कैसे, ध्यान से देखो। ये E1 माइनस IR क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज। E माइनस स्मॉल v क्या होता है? E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, कल करवाया था मैंने। तो कैपिटल V विल बी नथिंग बट व्हाट? E माइनस स्मॉल v ना, तो इसको मैं इसलिए लिख सकता हूँ E माइनस I इंटू स्मॉल r। यस और नो? बराबर है। इसको मैं V मान लेता हूँ। चलो एक बार क्या मान लिया मैंने? V, मैं इसको मान सकता हूँ V, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब पहला स्टेटमेंट क्या था मेरा? E1 वॉज इक्वल टू वॉट? KL1, और इसको मैंने V मान लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू KL2। यस और नो? बराबर है। इसको डिवाइड करो, K कैंसिल हो गया कि नहीं? अच्छा, E1 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? E1 क्या होता है? V प्लस स्मॉल v ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r अपॉन V का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R, तो ये I इंटू R हो गया इक्वल टू वॉट? L1 अपॉन L2। अब सब में I को कैंसिल कर दो भाई, सब में I कॉमन है, I निकल गया।
भाई इसको सॉल्व कर लो, सेम ही आंसर आ जाएगा जो मैं बोलने बोला। स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी। स्मॉल आर की वैल्यू पता क्या आएगी इससे? इसमें स्मॉल आर की वैल्यू आएगी कैपिटल आर ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये आना चाहिए रिलेशन तुमको इंटरनल रेजिस्टेंस का। और कितना सिंप्लीफाई करो बताओ? E1 माइनस IR का मतलब क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज ही हुआ ना। ये क्या हुआ? ये टर्मिनल वोल्टेज हुआ। मैंने भी ले लिया उसको। अब E1 का फॉर्मा मैं ले सकता हूँ I इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। और V को मैं क्या ले सकता हूँ? I इंटू कैपिटल आर ना, ये वाला जो डायग्राम में गया। मैंने आई कैंसिल कर दिया, निकाल लो। R प्लस आर 1, तो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, आ जाएगा रिलेशन। तो इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करो गाइस, दिस इज वेरी इजी। वी कैन नॉट वेस्ट टाइम ऐसे में। और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आया सब लोग को अभी? ये वाला रिलेशन आ गया, ये वाला स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1। डन। चलो तो अब ले लो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। कहाँ का यूज होता है वो देख लो एक बार। ये सब तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब ओके सबसे पहला एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का। इट इज यूज्ड एज वोल्टेज डिवाइडर। सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहला उसका एप्लीकेशन है, इट इज यूज एज वोल्टेज डिवाइडर। किसने किसने वोल्टेज डिवाइडर कभी पढ़ा ही नहीं लाइफ में? डू यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्ड वोल्टेज डिवाइडर? क्या मतलब होगा सर वोल्टेज डिवाइडर का? नहीं पढ़ा है कभी ये? सपोज मेरे पास इस तरीके से एक सर्किट दी हुई है। मुझे निकाल के दिखाओ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस these 200 ohms। कैसे निकालेंगे इसका आंसर? V इज इक्वल टू IR से निकालेगा, है ना? तो मतलब पहले I निकालना पड़ेगा ना। I कैसे निकालेगा? मतलब टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 20 अपॉन कितना हो जाएगा? 200। उससे तुम पहले क्या निकालोगे? I निकालोगे। बराबर है? यस और नो? है ना? ये करोगे तुम। सीईटी में एक क्वेश्चन कितने मिनट में करना है? आई निकालने में तुम्हारा 1 मिनट गया, खत्म हो गया। आई निकाला। तो आई तो चाहिए भी नहीं था मुझे क्वेश्चन पे। मुझे क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ohms। मुझे वो चाहिए था। इसके अक्रॉस मान लो, इसके अक्रॉस मैंने मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ले लिया V1, और इसके भी मैंने क्या ले लिया अक्रॉस V2। मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए थी, राइट? तुमने क्या निकाला 1 मिनट में? करंट निकाला, खत्म, गया क्वेश्चन, गया आगे। वो ऐसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व तुम सीईटी में? हाँ, कि तो अपना दिमाग यूज़ नहीं करोगे तुम लोग। वोल्टेज डिवाइडर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखो हमेशा। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मुझे V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू V इंटू किसके अक्रॉस निकालना है? इस रेजिस्टेंस के। इसको नाम दे दो, कुछ R1 ले लो और इसको क्या ले लो? R2 ले लो। इसका फॉर्मूला आ जाएगा V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब निकाल लो इससे आंसर कितना आएगा जल्दी। देखो V की वैल्यू कितनी है? 20। R1 कितना है? 100। और ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 200। ये गया, ये गया, ये गया। कितना बच गया आंसर? नीचे का 1 0 गया। 20 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया आंसर? 10 वोल्ट। कितना आ गया आंसर? कितने मिनट में लगा निकाला मैंने इसको? ये तुमने फॉर्मूला नहीं सीखा है कभी लाइफ में, ये वाला वोल्टेज डिवाइडर का? तो ये फॉर्मूला याद करो। ये तो 11 में भी नहीं है, और ये फॉर्मूला आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज। अच्छा, यहाँ पे 10 वोल्ट आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि टोटल बैटरी कितनी है? 20 वोल्ट की। तो ये अगर 10 वोल्ट आ गया तो ये कितना आएगा? 10 वोल्ट ही आएगा।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो गया भाई, डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, आई निकालते बैठोगे पेपर खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली V2 निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये डिराइव कैसे हुआ ये बता सकता हूँ, पर अभी नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट है वो, चाहिए तो मुझे बाद में पूछ लेना, एकदम सिंपल है। तो इसको वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। फिनिश्ड। तो पहले समझो वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। अब ना हाउ आई कैन यूज पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर, वो देख लेते हैं एक बार। मैं वो एक्सप्लेन कर सकता हूँ इन डिटेल, हालांकि ये तुम्हारी बुक में सिर्फ नाम देके छोड़ दिया लोगों ने, मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार ये कैसे काम करता है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर वायर लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे की होगा, ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया AB, माइनस प्लस की क्लोज, लेट्स से इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो कहने से द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर AB कितना होगा भाई, V होगा। कितना होगा, V होगा। तो इसकी अगर लेंथ सपोज L है तो कहने से V प्रोपोर्शनल टू L। क्या यूज़ किया मैंने, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अच्छा मुझे पता है कि अगर मैं लेंथ को चेंज करूँगा तो वोल्टेज भी क्या होगा, साथ में चेंज होगा। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। तो अगर सपोज मुझे यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगाया, यहाँ पे मैंने एक डिवाइस लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से डिवाइस लगा दिया, और मैं चाहता हूँ कि इसको कितना वोल्ट मिले, लेट्स से इसकी वैल्यू ले लो सपोज 100 वोल्ट। तो मैं चाहता हूँ कि इसको वोल्ट मिले सिर्फ 20 वोल्ट। तो ये कैसे होगा, टोटल 100 वोल्ट की है सेल, मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस को यहाँ पे कितना मिले, सिर्फ 20 वोल्ट। तो कैसे करूँगा मैं, रेजिस्टेंस, हाँ क्या करेंगे, लेंथ को क्या करूँगा, चेंज करूँगा भाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L। तो जितनी लेंथ को मैं प्रोपोर्शनलिटी चेंज कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। लेंथ को चेंज करके इसको मैं कितना दूंगा, 20 वोल्ट। कितना दूंगा, 20 वोल्ट। अब मैं क्या, अच्छा ये 20 वोल्ट हो गया, तो फिर इसका वोल्टेज तो अलग होगा ना, यस और नो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वोल्टेज को डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को डिवाइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज डिवाइडर। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज डिवाइडर। सो पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज एज व्हाट, वोल्टेज डिवाइडर। समझ में आ रहा है। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन ले लो अब उसका, potentiometer is also used in audio controls. It is also used in audio controls. तुमने देखा है तुम्हारे FM में या तुम्हारे म्यूजिक सिस्टम में एक नॉब होता है, उसको हम घुमाते हैं ना, वॉल्यूम चेंज करने के लिए, उसकी बेस ट्रेबल सब चेंज करने के लिए। तो वो जो रेगुलेटर होता है ना, उससे हम लोग बेसिकली क्या रेगुलेट करते हैं, वोल्टेज। क्या यूज़ करते हैं, वोल्टेज। इनफैक्ट तुम लोगों ने घर में फैंस तो देखा होगा, फैंस के लिए भी रेगुलेटर होते हैं, राइट। तुम लोगों ने कभी सोचा है वो रेगुलेटर्स कैसे काम करते हैं, उसका प्रिंसिपल क्या होगा। देखो किसी के पास अगर ओल्ड फैंस है 40 ईयर्स अगो के, पुराने बिल्डिंग या पुराना है, तो उसमें वी यूज्ड टू ऑलवेज यूज व्हाट, यू नो व्हाट, रियोस्टैट। क्या होता था वो, ये रियोस्टैट। मैं बताता हूँ कैसे काम करता था ये। तो सपोज हमारे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट है ना, कितना आता है हमारे घर में, 220 टू 240 वोल्ट के आसपास। मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ, 220 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब मुझे सपोज फैन की स्पीड को बढ़ाना है। फैन की स्पीड को बढ़ाना है मतलब इसमें जो करंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा। करंट को ज़्यादा करना है मतलब रेजिस्टेंस को क्या करना है मुझे, कम। तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इससे मैं रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, मैं कम करते जा रहा हूँ। तो करंट बढ़ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है। सिमिलरली मुझे डिक्रीज करनी है स्पीड ऑफ फैन, तो मैं इसको घुमाऊंगा दूसरे डायरेक्शन में, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उसका करंट कम होगा और स्पीड भी कम होगी। समझ में आ रहा है। तो दिस वाज वर्किंग एज व्हाट, अ रियोस्टैट। आउटडेट टेक्नोलॉजी छोड़ दिया है। अब हमें पता है क्या यूज करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। अब मैं रेजिस्टेंस नहीं चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ मैं, पोटेंशियल। क्योंकि हमको पता है ना ओम्स लॉ, I प्रोपोर्शनल टू V। अगर वोल्टेज चेंज हुआ तो करंट भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसमें भी जो प्रिंसिपल है वो कैसा है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर का। जहाँ पे ये नॉब को घुमाऊंगा मैं, तो मैं इससे बेसिकली क्या चेंज कर रहा हूँ, लेंथ चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, लेंथ।
तो वैसे ही ऑडियो कंट्रोल में भी है, ठीक है। तो इट इज़ यूज एज इन ऑडियो कंट्रोल्स। इसका एक और एक एप्लीकेशन है लास्ट, पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज एज सेंसर्स। पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज एज सेंसर्स। सेंसर समझता क्या होता है? वो सेंसिटिव होती है ना चीज़ें जो सेंस करता है, जैसे थर्मल सेंसर्स। जैसे तुम्हारे एयर कंडीशन में क्या लगा है इसमें? थर्मल सेंसर्स ना। इसमें जैसे ही तुमको पता है 24 के ऊपर अगर टेम्परेचर रख दोगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है। एक्चुअली द ऑप्टिमम यूज ऑफ एयर कंडीशन इज शुड बी यूज अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस। ये गवर्नमेंट मैंडेट भी है। इनफैक्ट अब से इंडिया में रूल आने वाला है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, यू कैन नॉट डिक्लेयर टेम्परेचर बिलो 20, क्योंकि 20 के नीचे टेम्परेचर जाता है मतलब उसमें पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। तो अब से लोग रूल बनाने वाले हैं कि द एयर कंडीशन शुड नॉट वर्क बिलो 20 डिग्री सेल्सियस। तुम भले जल के मर जाओ, उनको 20 पे चलाना है एसी को। तो अब से ऐसा हो गया कि 20, अगर तुम अपने एसी को 25 पे रखोगे दैट इज एन ऑप्टिमम यूज। उसमें देखो क्या होता है, उसमें 25 जैसे ही होगा, रूम अगर ठंडा हो गया तो एसी विल ऑटोमेटिकली कट ऑफ, उसका कंप्रेसर बंद हो जाएगा। एसी नहीं बंद हो गया, कंप्रेसर क्या हुआ उसका बंद हो गया। नाउ आफ्टर 2 आवर्स ऑब्वियसली यू विल एक्सहेल, कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा कमरे का। तो उसमें सेंसर लगा होता है, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर्स। पढ़ा तुम लोगों ने इसके बारे में? मैं भी पढ़ोगे आगे। वो थर्मिस्टर्स क्या करेगा? सेंस करेगा टेम्परेचर को। जैसे थर्मिस्टर को मालूम पड़ा टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा उसका रेजिस्टेंस पता है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रेजिस्टेंस जैसे ही कम हो गया, करंट फ्लो होगा, एसी फिर से ऑन हो जाएगा, फिर से ठंडा करेगा वो। फिर से जब ठंडा हो जाएगा रूम एक बार, वो थर्मिस्टर जो है सेंस करेगा टेम्परेचर कम हो गया, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, करंट कम हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं थर्मिस्टर सेंसर्स। वैसे ही पोटेंशियोमीटर भी कैसे काम करते हैं? एज सेंसर्स। कोई भी मशीन होगी, इसमें डिवाइस होगा जिसमें स्लाइड होता है, वो उसमें हम पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। इतना याद रख लो, बहुत हो गया। इसमें डिटेल में तो पूछने नहीं वाले, बुक में भी नहीं दिया हुआ है। ये मुझे पता है क्योंकि हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, इसीलिए। तुम अगर इंजीनियरिंग करोगे फर्स्ट ईयर में शायद तुमको भी पढ़ाएंगे इसके बारे में। सो इन इंजीनियरिंग देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें दुनिया के इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे तुमको, मिक्सर, ग्राइंडर ना, एसी, वो सब पढ़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे तुम्हारा। तो पोटेंशियोमीटर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो एक क्वेश्चन दूंगा एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। वॉशरूम, अच्छा किसको उसको वॉशरूम जाना है? एक बार जाके आ जाओ प्लीज़। आई अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी कोल्ड, जाके आ जाओ प्लीज़। अरे बातचीत क्यों भाई? अच्छा, डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल? सबको आता है सॉल्व करने अच्छे से? श्योर? पक्का? तो मैं एक दूर रेजिस्टेंस बना के सर्किट, उसका तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट्स डोंट यू थिंक देयर विल बी सम सोर्स ऑफ एरर्स? कुछ तो एरर होंगे ना। क्या क्या एरर हो सकते हैं? जैसे हम लोग बात करते हैं अपने मीटर ब्रिज के, तो उसमें एक तो हो सकता है देयर इज ब्राइट पॉसिबिलिटी दैट वी डोंट टेक द रीडिंग्स एक्यूरेटली। अरे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं ना, तो कितनी बार हमने ठीक से मेजर नहीं किया, वो देखो पिछले को नींद आ जाती है, वो करते करते सो गया वो, तो उसने गलत रीडिंग ले लिया, तो अपना आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। तो एक सोर्स ऑफ एरर्स में होता है द मेजरमेंट इज नॉट टेकन एक्यूरेटली। फिर क्या हो सकता है? और वॉइस खराब हो गए तो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा ना भाई। मेजरमेंट ही कहाँ के, तूने खराब हो गया तो खत्म, घर पे। अच्छा, don't you think it is a possibility where the meter bridge wire
इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ऐसा हो सकता है क्या भाई, तुम वायर को लेके आ रहे हो, कहीं दब गया, कोई बैठ गया उसके ऊपर, तो कहीं से दब गया कहीं से नहीं दबा हुआ, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो गया इसका, नॉट यूनिफॉर्म। तो एक पॉसिबिलिटी है द वायर ऑफ द मीटर ब्रिज इज नॉट यूनिफॉर्म। ये 2 एरर हो गए। और कोई एरर देखो ना, मीटर ब्रिज का डायग्राम बनाया जरा उसको ऑब्जर्व करके देखो ना, और क्या एरर हो सकता है उसमें, सोर्स ऑफ एरर्स क्या हो सकता है। और वायर में प्रॉब्लम, इंसुलेशन यू मीन टू से। ओके, यहाँ पे एक तुम लोगों को लेना है प्रिकॉशन वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट वेयर समटाइम्स पीपल स्लाइड जॉकी ऑन द वायर। यू डोंट नीड टू स्लाइड इट, यू नीड टू जस्ट टैप इट। तुमको टच करके टैप करना है, ऐसा स्लाइड नहीं करना, वायर कट जाएगा नहीं तो पूरा। दैट इज अ रॉन्ग मेथड, रॉन्ग प्रैक्टिस। तुमको वायर को क्या करना है, टैप करना है जॉकी को, नॉट टू स्लाइड ऑन द वायर। ये एक प्रिकॉशन दिया है तुम्हारे बुक में भी, वो ध्यान रखना एक्सपेरिमेंट के टाइम। और क्या एरर हो सकता है, अच्छा तुमने एक चीज़ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, और जो कि एक्चुअली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरर, क्योंकि इस पे बेस्ड जेडब्ल्यू में क्वेश्चन भी आया एक, मैं तुमको तो क्वेश्चन दे भी दूंगा आज सॉल्व करने के, ठीक है। ऐसा है कि इफ़ यू ऑब्जर्व पॉइंट ए, दिख रहा है हमें पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मीटर ब्रिज वायर का, तो पॉइंट ए में जहाँ पे यू हैव अ मीटर ब्रिज वायर एक, तो दैट इज एक्चुअली स्ट्रेच्ड ओवर 2 मेटालिक एल शेप स्ट्रिप्स, दिख रहे हैं वहाँ पे। तो मेटालिक स्ट्रिप्स किससे बनी है, कॉपर से। तो अब तुम वो जो वायर है उसको तुम कैसे उसको क्लैम करोगे ना उस स्ट्रिप पे, कैसे करोगे, मे बी यू विल सोल्डर इट। सोल्डरिंग समझता क्या होता है, मेटालिक पार्ट को जॉइन करते हैं सोल्डरिंग वायर से, उसको सोल्डर किया है लोगों ने। तो व्हेन दैट एंड ऑफ द वायर इज सोल्डर्ड इनटू अ मेटालिक स्ट्रिप एंड व्हेन वी टेक द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पार्ट, डोंट यू थिंक वी हैव टू टेक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉपर स्ट्रिप आल्सो। भाई सीरीज में आ गया ना, कॉपर स्ट्रिप में वायर को मैंने एम्बेड कर दिया है, तो वायर का वो पार्ट का रेजिस्टेंस तो है ही, वो जो कॉपर स्ट्रिप है उसका रेजिस्टेंस नहीं होगा, हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस होता है। तो वो किस में आ गया, सीरीज में आ गए। हैव वी टेकन दैट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉपर स्ट्रिप इनटू कंसिडरेशन। तो अगर मैं वो रेजिस्टेंस नहीं लूँगा कंसिडरेशन में, तो मेरी अननोन वैल्यू कैसे आएगी बराबर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो जो रेजिस्टेंस है जो वायर के कॉन्टैक्ट में है कॉपर स्ट्रिप के, उसको मैंने एक नाम दिया, उसको मैं बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको, सो अ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड। क्या हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। अब उसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, वी हैव टू ऑल्सो टेक इनटू द कंसिडरेशन व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ दैट कॉपर स्ट्रिप। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 सोर्स ऑफ एरर्स है, ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंट करोगे तो याद आएगा, ठीक है। अब मैं तुमको इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन देन विल स्टॉप। हमने मीटर ब्रिज कर लिया ना ऑलरेडी, जेडब्ल्यू मेन का क्वेश्चन है, तुमको जेडब्ल्यू मेन पढ़ा ही हो तुम, टेक डाउन द क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, इन अ मीटर ब्रिज तुमको एकदम प्रिसाइजली प्रॉपर क्वेश्चन देता हूँ। In a meter bridge, the galvanometer shows a null point. In a meter bridge, the galvanometer shows a null point when jockey is pressed at 40 centimeter. In a meter bridge, the galvanometer shows null point when a jockey is pressed at 40 centimeter. Using a standard resistance of 90 ohm. Using a standard resistance of 90 ohm, 90. तो 90 ohm क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू है, ठीक है। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल यूज्ड इन मीटर ब्रिज, the least count of scale used in meter bridge is 1 millimeter. The least count of the scale used in meter bridge, meter bridge में एक स्केल होती है ना 0 से 100 सेंटीमीटर की, उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। द अननोन रेजिस्टेंसेस, अननोन रेजिस्टेंस x है, उसकी वैल्यू निकालनी है इसमें। द अननोन रेजिस्टेंसेस, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला ऑप्शन है 60, पहला ऑप्शन है 60 प्लस माइनस 0.15 ओम, 60 प्लस माइनस 0.15 ओम। दूसरा ऑप्शन है 135 प्लस माइनस 0.56 ओम, 0.56 ओम। थर्ड ऑप्शन है 60 प्लस माइनस
0.25 ओम, और लास्ट ऑप्शन है 135 प्लस माइनस 0.23 ओम। स्टार्ट। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। यूनिट से डायमेंशंस किया ना तुम लोग ने? किया है ना? चालू हो जाओ। डायमेंशन नहीं किया एरर्स नहीं किया। पर एरर का इसमें एज सच यूज नहीं है। इसमें वी डोंट हैव टू यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ऐसा कुछ करना नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन को करना था 1 मिनट में, तुमने हाँ ही करके 1 मिनट निकाल दिया उसमें। यूज योर ब्रेन। अभी तुमको मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था सोर्स ऑफ एरर्स में, थोड़ा दिमाग यूज करो। कैसे यूज करेंगे वो सोर्स ऑफ एरर को यहाँ पे? अब 60 अगर आ गया तो उसमें से 2 ऑप्शन है, वो तो एलिमेंट हो जाएंगे ना 135 वाले। अब 2 ऑप्शन बचे, अब उसमें से मार्क करना है। सही मार्क किया तो +4, रॉन्ग किया तो -1। 60 ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी? 0.25। ये कैसे निकाला? ऐसा ऐसे तुक्का लगा दिया। I didn't get your logic. तुक्का लगाने बोला? अरे लाइव तुक्के में चली जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला सोर्स ऑफ एरर्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेयर यू माइट मेजर द रीडिंग्स नॉट एक्यूरेटली, ऐसा हो सकता है राइट? तो लीस्ट काउंट कितनी है स्केल की? 1 मिलीमीटर। तो मैं अगर मान के चलूँ कि भाई मेरी मिनिमम जो एरर हो सकता है वो 1 मिलीमीटर का ही होगा, या तो मैं 1 मिलीमीटर ज़्यादा रीड कर लूँगा या 1 मिलीमीटर कम रीड कर लूँगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन होगा ना, बराबर है? तो 1 मिलीमीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? 0.1 ना। तो अगर मैंने सपोज फर्स्ट केस लिया जहाँ पे आई हैव रेड इट बाई मिस्टेक मोर, तो जो मेरा 40 सेंटीमीटर था वो कितना हो जाएगा? 40.1। कितना हो जाएगा? 40.1। तो एक अगर 40.1 हो गया तो वो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40.1। उसकी वैल्यू निकालो एक बार, उसका निकालो x का वैल्यू कितना आएगा तब। तो तुम्हारा इक्वेशन वही होगा ना, x/r इज इक्वल टू LX/LR। LX के लिए तुमने कितनी ले ली? 40.1 ले ली, और LR कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40.1, वो कितना हो जाएगा? 59.9 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करो, निकालो x की वैल्यू कितनी आ रही है। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, तुक्का कितना लगाओगे नहीं तो। कितना आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? देखो भाई साहब कैलसी यूज कर रहे हैं अलाउड एग्जाम में। तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया होगा ना कैसे सॉल्व करना है, डेसिमल के डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करना है वो। इसका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा आंसर? 60.25 आएगा। 60.25 जीरो समथिंग आएगा, तो मतलब अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 60.25 आ गया। अब एरर कितना हो सकता है? 1 मिलीमीटर तुमने कम मेजर किया, तो 0.1 कम मेजर किया, मतलब कितना हो जाएगा? 40 माइनस 0.1 कितना हो गया? 39.9। तो ये अगर 39.9 हो गया तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 माइनस 39.9, वो कितना हो जाएगा? 70। कितना आएगा उसका आंसर? 59. मतलब 60 से 0.25 कम आएगा या 60 से 0.25? तो ऑप्शन क्या आया? सी ऑप्शन। तुक्का तुमने लगा दिया, सही है, +4 हो गया। अपन अब ये लॉजिक भी यूज करना है ना, हर बार आंसर्स इतने क्लोज नहीं होंगे, शायद आंसर थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। तो समझ में आता है? हमने क्या यूज़ किया? एरर यूज़ किया इसमें। तो 60 प्लस 0.25 या 60 माइनस 0.25 आएगा आंसर। क्लियर है ये चीज़? चलो